हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट इंड एयर्स बेटे रिवाइज करने वाले हैं। और स्क्रीन से आपने सबने देख लिया कि आज हम नंबर लगाने वाले हैं टैक्सीज ऑन इनकम का। इंड एयर्स 12 इनकम टैक्स के ऊपर है आपका। और अगर मैं इम्पॉर्टेंट इंड एयर्स की लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें इसका भी नाम आता है। कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, लीजेस, उसके साथ ये भी इक्वली प्रोमिनेंट है आपका। नंबर ऑफ लेक्चर हमने काफी अटेंड कर रखे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैं आपको आज के वीडियो में ये सारे लेक्चर रिवाइज करा देता हूँ। और इसका जो रिवीजन है वो डिफरेंट पार्ट्स में नहीं आएगा, मैं सिंगल वीडियो में आपको रिवाइज करा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको टैक्स कैलकुलेट करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, फिर तो एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, फिर तो प्रैक्टिस का मसला रह जाता है। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए हैं आपको, और जितने भी क्वेश्चंस क्लास बुक से कराए हैं, मैं न्यू कोर्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मोर देन इनफ है। और अगर कोई ओल्ड कोर्स का बच्चा जो अभी भी पेपर दे रहा है, अनलकीली नहीं क्रैक हो रहा और उसको अभी पेपर देने हैं, तो उसको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक को साथ में करना पड़ेगा जो शेयर किया हो आपके साथ। तो न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स को क्लास बुक की कवरेज के हिसाब से, क्लास नोट्स के हिसाब से चलना चाहिए। करें शुरू। तो ये बेटे मैंने क्लास में पार्ट नंबर 1 शुरू किया हुआ है। पार्ट 1, वीडियो 1, लेक्चर 1 एक ही बात है। और ये मैंने शुरुआत की है एग्जाम्पल से। आमतौर पे सारे इंड एयर्स के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, फिर स्कोप बताता हूँ, फिर डेफिनेशंस बताता हूँ, फिर आउट ऑफ स्कोप बताता हूँ, फिर हम इंड एयर्स शुरू करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो मैंने अपनी प्रैक्टिस बदल दी थी। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशंस वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं लिखवाए, सीधा एग्जाम्पल से शुरू करके दिया। पहले मैंने क्लास में आपको 3-4 एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंडिंग कराई कि हम पढ़ने के वाले हैं, फिर आपको लिखवाना शुरू किया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये डेफिनेशंस है। लिखवाए तो है ही, लेकिन आगे लिखवाए होंगे। तो मैंने पहले आपको ये पूरा चैप्टर समझाया होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फिर मैंने उसमें नोटिंग स्टार्ट की होगी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुएंगे, फिर एडिशनल कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किए थे। और हमने इस चैप्टर को काफी लंबा खींचा था सर, काफी कुछ पढ़ाया था मैंने इसके अंदर। तो मैं आपको जरा इसकी रिवीजन में सबसे पहले एग्जाम्पल से नहीं करा रहा, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। हम लिखते हैं इनकम्स, इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस, ये आपका आ जाता है पीबीटी। फिर माइनस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, तो ये आ जाता है पीएटी। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में ये कौन सा फॉर्मेट है। तो मैं फॉर्मेट की बात ही नहीं कर रहा आपके साथ, मैं तो सिंपली आपको ये बता रहा हूं कि इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो पीबीटी आ जाता है, टैक्स माइनस करते हैं तो पीएटी आ जाता है। ना मैंने इनकम्स पे बात करनी, ना मैंने एक्सपेंस पे बात करनी, ना मैंने पीएटी पे बात करनी, ना मैंने पीबीटी पे बात करनी। मैंने आज के रिविजनरी वीडियो में आपको रिवाइज कराना है इंड एयर्स 12, और इंड एयर्स 12 आपका है टैक्सेस के ऊपर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो टैक्स एक्सपेंस है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। आप सबको पता तो है ही, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, चैप्टर तो पढ़ा हुआ है सारे बच्चों ने। आपको पता है इसके अंदर दो चीजें आती हैं, क्या क्या? एक तो आपका करंट टैक्स एक्सपेंस आता है, और दूसरा डेफर्ड टैक्स आता है। बच्चे बच्चे को पता है। ये करंट टैक्स क्या था? ये करंट टैक्स वो टैक्स है जो आपने सरकार को कैश में देना है, ये आपको देना ही पड़ेगा। एडवांस टैक्स दे देते हैं इसके लिए हम, नहीं समझे? अगर आपको करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। और ये वो टैक्स है जो आपने एक्चुअल में चुकाना होता है, और इसी के लिए हम एडवांस टैक्स पे करते हैं। और शायद सारे बच्चों को याद हो, शेड्यूल 3 में डिवीजन 2 में जो बैलेंस शीट थी उसमें करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स एसेट दोनों दिखते हैं। डेफर्ड टैक्स अलग दिखता है, करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स एसेट अलग दिखता है आपको। अगर आपका करंट टैक्स बनता है मान लो 20 लाख रुपए का, 20 लाख का, और आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया है 19 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए आपको बैलेंस शीट में दिखाने हैं नेट ऑफ करके करंट टैक्स लायबिलिटी के नाम से। और अगर आपका एडवांस टैक्स जो है वो 20 लाख की जगह
21 लाख चला जाता है तो 1 लाख रुपए आपका करंट टैक्स एसेट्स के, मतलब जो करंट टैक्स है उसमें से एडवांस टैक्स हम नेट ऑफ करते हैं, नेट टैक्स निकलता है, पेबल या रिसीवेबल उसको बैलेंस शीट में शो कर देते हैं हम। ये तो करंट टैक्स का मसला हो गया। तो करंट टैक्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, और ये वो टैक्स है जो हमने सरकार को देना है। फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर अगर सरकार को देने वाला टैक्स ये है तो फिर इसकी कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो, फिर हम डेफर टैक्स क्यों निकालें? जब गवर्नमेंट को पे तो आपने करंट टैक्स करना है, तो डेफर टैक्स क्या चीज है? तो मैंने आपको बोला था डेफर टैक्स हाथी के दांत है सर दिखाने वाले। ये आज डेफर टैक्स हम दिखा रहे हैं तो कल को हटा भी सकते हैं। डेफर टैक्स बनाया रिवर्स कर दिया, बनाया रिवर्स कर दिया, बनाया रिवर्स कर दिया, बनाया रिवर्स कर दिया। ये किताबों में सिर्फ दिखता है रिवर्स हो जाता है, दिखता है रिवर्स हो जाता है। ये हमने पे नहीं करना होता। डेफर टैक्स नहीं, ये नॉन मॉनिटरी आइटम है आपका, ये कैश में पेबल ही नहीं है। ये तो डेफर टैक्स सिर्फ किताबों में दिखता है और फिर रिवर्स हो जाता है, दिखता है रिवर्स हो जाता है, हमने किसी को पे नहीं करना होता। फिर बच्चा अड़ जाता है, सर जब ये डेफर टैक्स किसी को पे ही नहीं करना तो फिर किताबों में क्या कर रहा है? ये किताबों में तो सिर्फ करंट टैक्स दिखाओ, कहानी खत्म करो। तो मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया था कि इंस्टीट्यूट ने अपनी ईगो सेटिस्फाई की हुई है। हमारा जो अकाउंटेंट्स की जो बिरादरी है, हम जो चार्टेड अकाउंटेंट्स की बिरादरी है, इन्होंने अपनी ईगो सेटिस्फाई की हुई है। अब ईगो कैसे सेटिस्फाई हुई मैं बताता हूं। होता क्या था, जब हम P&L बनाया करते थे, मैं फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, वैसे समझ लो। यहां पे लिख दिया हमने इनकम्स। जब हमने इनकम्स लिखे तो इंड एस के रूल फॉलो किए और एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो किया। जब हमने एक्सपेंसेस लिखे तो भी इंड एस के हिसाब से लिखे। अब मान लो इनकम लिखनी है, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल, तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए 109 पढ़ोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए 115 पढ़ोगे, रेंटल के लिए आप 116 पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन के लिए आप इंड एस 16 पढ़ोगे, रेंटल के लिए 116, डेप्रिसिएशन के लिए 16, अमोर्टाइजेशन के लिए 38, इंपेयरमेंट के लिए 36 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंड एस 2। तो जब हम इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखते हैं तो लिखते हैं एज पर इंड एस, लेकिन जब यहां पे टैक्स लिखने की बारी आती थी तो ये कहते थे, मैं इंटर की बात कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लो, जो टैक्स आपने सरकार को देना है वो लिख लो। तो यहां पे अकाउंटेंट्स कहते थे सारे के सारे इनकम एज पर इंड एस आ रहे हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे, सारे के सारे एक्सपेंस हमारे इंड एस के हिसाब से आ रहे हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। जब टैक्स की बारी आती है तो जो सरकार को देना वो लिख लो। तो मैंने आपको बताया था, तो अकाउंटेंट्स कहते हैं भाई ये जो टैक्स है ये भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आना चाहिए। इनकम टैक्स लिखते वक्त हम टैक्सेबल इनकम वाला टैक्स क्यों लिखें, जब सारे खर्चे सारे इनकम तो आपके एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। तो जब टैक्स लिखने की बारी आती है तो हम इनकम टैक्स को क्यों फॉलो करें, हम तो अपनी अकाउंटिंग इनकम को फॉलो करेंगे। कौन सी अकाउंटिंग इनकम? जो आपका एसओपीएल दिखा रहा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब सारे खर्चे सारे इनकम अपने इंड एस के हिसाब से है तो टैक्स की कैलकुलेशन हम टैक्सेबल इनकम के हिसाब से क्या करें? तो इन्होंने अपनी ईगो सेटिस्फाई करी, इन्होंने टैक्स को कैलकुलेट करा अकाउंटिंग इनकम पे। इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया अकाउंटिंग इनकम, इसको हम कह देते हैं पीबीटी। कौन सा पीबीटी? एज पर एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ P&L। कहते हैं इसके ऊपर लगाओ टैक्स रेट, ये आपका आएगा टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, इसमें से माइनस करो करंट टैक्स, जब बाकी कहते हैं आपका डेफर्ड टैक्स है। अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स निकालने को टैक्स एक्सपेंस बोलते हैं, और जो टैक्स आपने एक्चुअल में पे करना है दैट इज योर करंट टैक्स, और जो डिफरेंस आपका टैक्स में आ रहा है ये अकाउंटिंग इनकम का टैक्स है, ये टैक्सेबल इनकम का टैक्स है। तो आपको अपने P&L के अंदर अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स लिखना है। ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं अपनी कि जब सारा P&L अकाउंटिंग अप्रोच से चल रहा है तो हम तो टैक्स भी अकाउंटिंग अप्रोच से निकालेंगे। तो टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे निकाल दिया, तो उसमें से करंट टैक्स माइनस करके देख लिया हमने कि डेफर्ड टैक्स क्या है। अब ये डेफर्ड टैक्स है क्या? ये डेफर्ड टैक्स क्या है? ये डेफर्ड टैक्स बेटे डिफरेंसेस के ऊपर कैलकुलेशन है, नहीं समझे? आपको अच्छी तरह से पता है कि टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, नहीं समझे? आपने प्रोविजंस बनाए एज पर इंड एस 37,
इंड एस 37 कहता है अगर आपका आउटफ्लो प्रोबेबल है, आपके पास रिलायबल एस्टिमेट है, अगर आपके पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वेदर कंस्ट्रक्टिव और लीगल, पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहा है, प्रोविजन बना लो, बना लिया। इनकम टैक्स कहता है नो, प्रोविजन आपको अलाउ नहीं कर सकते हम, ऐसे तो प्रोविजन बना बना के आप टैक्स ही बचा लोगे अपना, हम आपको मना नहीं कर रहे। जब जिस चीज के लिए आपने प्रोविजन बनाया है, जब वो चीज एक्चुअल में आप फेस करोगे तब हम आपको डिडक्शन दे देंगे। मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपने कॉम्पनसेशन के लिए प्रोविजन बना लिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले डिडक्शन कब देंगे, जब आप पेमेंट करोगे कॉम्पनसेशन की। तो अकाउंट्स में पहले ही आ गया एक्रूअल बेसिस पे, टैक्स में बाद में आएगा, डिफरेंस हो गया। तो अकाउंटिंग इनकम आपको कम नजर आएगी, टैक्सेबल इनकम आपको ज्यादा नजर आएगी। तो ये जो डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस आपका टाइमिंग डिफरेंस है। इंटर में इसको बोलते थे टाइमिंग डिफरेंस, कि आज खर्चा यहां डल गया, कल को वहां डलेगा। मतलब आइटम तो आपको दोनों में मिलेगी, कोई भी एक्सपेंस कोई भी इनकम आगे पीछे हो सकती है टाइमिंग में, आज अकाउंट्स में कल टैक्स में, आज टैक्स में कल अकाउंट्स में, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मिल जाएगी आपको आइटम। टाइमिंग डिफरेंस बोला करते थे इंटर में हम इसको, एएस 22 में। इंड एएस 12 इसको कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करवा रहे हैं। कहते जब आपको पता ही है कि ये प्रोविजन आज यहां अलाउड है, कल यहां अलाउड है, तो डिफरेंस आपको मिल गया, इस डिफरेंस को भी अकाउंट फॉर करो। तो अगर इस डिफरेंस को मैं अकाउंट फॉर कर लूंगा तो मेरा टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे निकल ही जाएगा। टैक्सेबल इनकम के ऊपर तो मैंने करंट टैक्स निकाल ही दिया, और जो इनका आपस में मिसमैच है उसके ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स निकाल दिया, तो आपका जो टैक्स है वो अकाउंटिंग इनकम पे मैच हो जाता है। अब आपका जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं 100% डिडक्शन पहले साल में ले लो। आपने कोई एसेट खरीदी रिसर्च के लिए, पहले साल में राइट ऑफ कर दी, पर अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके ऊपर, तो अकाउंट्स में भी पूरी एसेट डेप्रिशिएट होगी लेकिन ओवर द लाइफ होगी। इनकम टैक्स में पहले साल में डिडक्शन, तो आइटम तो सेम है लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है। ऐसे हमने क्या किया, सारे इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर किया और डिफरेंसेस निकाल लिए। पर ये सर बहुत लेंथी प्रोसेस है, एक एक इनकम को एक एक एक्सपेंस को कंपेयर करके उनका डिफरेंस निकालना और उस पर डेफर्ड टैक्स निकालना बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये हम एएस 22 में किया करते थे सीए इंटर में, कि ये दोनों का डेप्रिसिएशन कंपेयर कर लो, दोनों का अमोर्टाइजेशन कंपेयर कर लो, अच्छा इधर की इनकम देख लो, इधर की इनकम, इधर का खर्चा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। इंड एएस 12 ने डेफर्ड टैक्स निकालने का शॉर्टकट दे दिया आपको। मैं सिर्फ आपको एक बात रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि डेफर्ड टैक्स निकालते क्यों है, क्योंकि दोनों इनकम्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उसके अपने रूल है इसके। जैसे अब रेंट एडवांस है, एडवांस रेंट को अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता कि भी एडवांस इनकम है, अगले साल देखेंगे। इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनकम आ गई, हमें नहीं पता एडवांस है नहीं है, पैसे आ गए टैक्स ले लो आज ही। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बेटे। तो जब हम एएस 22 में इंटर में पढ़ते थे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे हुए इनकम और एक्सपेंसेस को और इनकम टैक्स में लिखे हुए इनकम और एक्सपेंसेस को एक एक करके कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स निकालते थे। अब ये प्रोसेस बंद कर दिया, शॉर्टकट है आपके पास। इंड एएस 12 डेफर्ड टैक्स के मामले में सबसे आसान है सर। और इंड एएस 12 ये बात कहता है कि अगर आप अपना टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे निकालना चाहते हो और ये डेफर्ड टैक्स मैच करना चाहते हो, तो इसके लिए आप बैलेंस शीट अप्रोच का सहारा ले लो। क्या थी बैलेंस शीट अप्रोच? बैलेंस शीट में जाओ, चले गए, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज के बेस को कंपेयर कर लो, कुछ नहीं करना, ना अकाउंटिंग इनकम देखो, ना टैक्सेबल इनकम देखो, ना आइटम देखो, कुछ नहीं, शॉर्टकट डेफर्ड टैक्स निकालने, हाँ जी निकालने। तो आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, एसेट्स लायबिलिटीज, बस ये चेक कर लो कि इनका टैक्स बेस क्या है और इनका अकाउंट्स का बेस क्या है। अब सर ये अकाउंट्स बेस क्या है? कैरिंग अमाउंट। बैलेंस शीट में जाओ, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट लिख लो। इनकम टैक्स की रिटर्न चेक करो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने क्या रिपोर्ट किया हुआ है। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ फाइल की है वो आपका टैक्स बेस है। तो अगर आप एक एक इनकम एक एक एक्सपेंस को कंपेयर करोगे बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्टकट लो, बैलेंस शीट अप्रोच में जाओ और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस कंपेयर कर लो। और मैंने आपको बेस कंपेयर करना सिखाया था,
फॉर एग्जाम्पल एक है टैक्स बेस, एक है अकाउंटिंग बेस। मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ये है 2 लाख और ये है मान लेते हैं 1,80,000। मैं इसको थोड़ा सा, पहले अकाउंटिंग बेस फिर टैक्स बेस, ये है 1,80,000 और ये है 2 लाख। और एक मेरे पास है फर्नीचर, फर्नीचर में मान लेते हैं ये है 4 लाख और ये है 3 लाख। इससे ज्यादा केस कोई बनते ही नहीं। आपका प्लांट है, आपका फर्नीचर है, आपकी गुडविल है, आपका कोई भी एसेट है। एसेट मैंने वर्ड यूज करा, एसेट, एसेट कोई भी हो सकता है। तो फिर जो टेक्निक हमने सीखी थी वो सारे एसेट्स पे लगा दो। एसेट्स में 2 ही केस बनते हैं, या तो किसी एसेट का टैक्स बेस अकाउंटिंग बेस से हाई होगा, या फिर किसी एसेट का टैक्स बेस उसके अकाउंटिंग बेस से लो होगा। तो टैक्स बेस को किससे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट के साथ। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर मैं पहला केस देखूं, पहला केस मैंने जब इस केस को देखा तो इनकम टैक्स वालों को मैंने बोला है कि मेरा प्लांट 2 लाख का है लेकिन मेरी किताबों में 1,80 का पड़ा है। इसका मतलब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन स्लो है, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आप तेजी से लगा रहे हो। इनकम टैक्स में चलता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूडीवी रेट का कॉन्सेप्ट। इंडिया 16 कहते हैं एसएलएम डब्ल्यूडीवी यूओपी जो लगाना लगाओ। हो सकता है डेप्रिसिएशन मेथड का डिफरेंस हो सकता है डेप्रिसिएशन रेट का डिफरेंस हो, हमें क्या पता। हमें सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि टैक्स बेस अगर हाई है प्लांट एंड मशीनरी का, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन कम लगा है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन स्लो है। अगर प्लांट एंड मशीनरी का टैक्स बेस हाई है तो प्लीज मुझे बताओ फ्यूचर में क्या होगा? पास्ट में जो हो गया छोड़ो उसे कि क्या करके आए हो, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में इनकम टैक्स में ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि आप कॉस्ट के बराबर आप अपनी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो मेरे पास अगर टैक्स बेस 2 लाख का, तो मैं 2 लाख रुपए का खर्चा डाल सकता हूँ 1 साल में, 2 साल में, जो भी इसकी लाइफ है, डाल तो सकता हूँ ना फ्यूचर में। लेकिन अकाउंट्स में तो 1,80 डलेगा। इसका मतलब इनकम टैक्स में डिडक्शन फालतू मिलेगी आपको। कितने से? 20,000 से। इसका डिफरेंस निकालो, कितना है डिफरेंस? है 20,000 रुपए। 2 लाख माइनस 1.8, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 20,000 रुपए एसेट का बेस हाई है टैक्स में, तो 20,000 की डिडक्शन भी एक्स्ट्रा मिलेगी। मैंने इस पे लगा दिया 30% का टैक्स रेट, 6,000 रुपए आ गए। ये मेरा डीटीए है, ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट है। क्यों? जब मुझे फ्यूचर में 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन फालतू क्लेम करने को मिलेगा, फ्यूचर में मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, फ्यूचर में मेरा टैक्स कम हो जाएगा, उस पर डीटीए बना दो। फिर आपका शोर मचा था, सर ये तो प्रूडेंस के खिलाफ है। तो मैंने आपको आगे कंडीशंस बताई थी कि डीटीए बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, प्रूडेंस के अगेंस्ट नहीं है, कंडीशन पूरी करने पे ही हम डीटीए बनाते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इनकम टैक्स में और अकाउंट्स में 1 लाख का डिफरेंस है, 4 लाख माइनस 3 लाख। और अगर आप कंपेयर करें तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन तेजी से लग गया, तो फ्यूचर में सिर्फ आपको 3 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, और ये अकाउंट्स के कंपैरिजन में कम है। तो अगर फ्यूचर में आप 1 लाख रुपए की डिडक्शन कम क्लेम करोगे तो फ्यूचर में खर्चा कम डलेगा, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, फ्यूचर में टैक्स बढ़ेगा। तो मैंने बोला था डीटीएल बना दो 30% के हिसाब से 30,000 रुपए का। सिंपल सी टेक्निक थी बेटे। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस हाई है तो डीटीए, अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो है तो डीटीएल। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं? फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अरे भाड़ में जाए, फ्यूचर में क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला रट लिया हमने। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस हाई है तो डिडक्शन भी हाई है, डीटीए। और अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो है तो डिडक्शन भी लो है, तो उस पर डीटीएल बना दो। तो फॉर्मूला निकल के ये आया कि टैक्स बेस माइनस अकाउंटिंग बेस इनटू टैक्स रेट, ये आपका डेफर्ड टैक्स है। और ये डेफर्ड टैक्स 2 तरीके का हो सकता है, डीटीएल भी हो सकता है, डीटीए भी हो सकता है। अगर आपको डीटीएल बनाना है तो इसकी एंट्री पास की थी हमने, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, और ये P&L में डाल दिया था हमने। और अगर डीटीए की बात करेंगे तो डीटीए अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम, ये भी P&L में डाल दी थी हमने। और अगर मैं करंट टैक्स प्लस डीटीएल माइनस डीटी
ए, मतलब करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस माइनस डेफर्ड टैक्स इनकम, तो ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर करंट टैक्स खर्चे में डलता है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस खर्चे में डलता है, और डेफर्ड टैक्स इनकम टैक्स की बर्डन को कम कर देता है। ये पूरी कहानी आपको सुनाई थी बेटे। और एक और बात, ये तो मैंने एग्जांपल लिए हैं एसेट्स के, लायबिलिटीज में उल्टा हो जाता है, लायबिलिटीज में उल्टा हो जाता है। मैंने बोला था लायबिलिटीज में दिमाग मत लगाना, बस एसेट्स के 2 रूल याद कर लो, लायबिलिटीज को उल्टा घुमा दो। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स की, एसेट्स टैक्स बेस हाई, टैक्स बेस लो। अगर हाई है तो डीटीए, लो है तो डीटीएल, और वाइस वर्सा कर दो लायबिलिटीज में। जब हम लायबिलिटीज में आते हैं तो लायबिलिटीज के 2 केस, टैक्स बेस हाई, टैक्स बेस लो। अगर किसी लायबिलिटी का टैक्स बेस हाई है तो डीटीएल और टैक्स बेस लो है तो डीटीए, उल्टा चलना है। अगर टैक्स बेस लो है किसी एसेट का तो डीटीएल बनता है, लेकिन अगर लायबिलिटी का टैक्स बेस लो तो डीटीए बनता है। मैंने एग्जांपल से बताई थी आपको ये बात कि मान लो मेरे पास अकाउंट्स है, मेरे पास टैक्स है, मैंने लिखा प्रोविजन, बेस्ट एग्जांपल है प्रोविजंस। प्रोविजंस मेरे पास पड़े हैं 10,000 के, इनकम टैक्स में 0, क्योंकि इनकम टैक्स वाले प्रोविजन को मानते ही नहीं, तो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, 0 है। अब क्या हो गया, अकाउंट्स में तो खर्चा मैंने अभी डाल दिया, तभी तो प्रोविजन बना। इनकम टैक्स वाले कहते हैं जब एक्चुअल में पेमेंट करोगे तब आना हमारे पास, प्रोविजन अलाउड नहीं है। तो लायबिलिटी का टैक्स बेस लो हो गया। तो मुझे बताओ, जब ये प्रोविजन फ्यूचर में आपको क्लेम करने को मिलेगा, तो इनकम टैक्स ने प्रोविजन 0 बोल दिया। मान लो वारंटी है, वारंटी मेरे पास पड़ी है 10,000 की और यहां पे 0, एग्जाम्पल बता रहा हूं प्रोविजन का, वारंटी प्रोविजन। इनकम टैक्स कहता है जब कस्टमर को वारंटी दोगे, उस पर पैसे खर्च करोगे, तब डिडक्शन ले लेना। तो अकाउंट्स में आपने खर्चा आज ही डाल दिया, इनकम टैक्स में फ्यूचर में डलेगा। जब इनकम टैक्स में खर्चा फ्यूचर में डलेगा, डिडक्शन फ्यूचर में मिलेगी, टैक्स फ्यूचर में बचेगा, तो आपको डीटीए बनाना चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल बोल दिया कि लायबिलिटी के केस में अगर आपका टैक्स बेस लो है तो आप उस पर डीटीए बना लो, क्योंकि डिडक्शन फ्यूचर में मिलेगी। एसेट्स में टैक्स बेस लो होने का मतलब है फ्यूचर में डिडक्शन कम मिलना, लेकिन लायबिलिटीज में टैक्स बेस लो होने का मतलब हमें डिडक्शन फ्यूचर में मिलेगी, आपको डीटीए बनाना चाहिए। उल्टा चलना होता है आपने। अगर आपको एसेट्स पे डीटीएल मिलता है तो लायबिलिटी पे डीटीए मिलेगा, ऑपोजिट चलना होता है ना। और अगर यही एग्जांपल आपका मान लो डेटर्स का बन जाए कि यहां पे डेटर्स 10,000 के हैं और यहां पे डेटर्स 8,000 के हैं, डिफरेंस आ रहा है जी, 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है 2,000 रुपए का, हम इस पे 30% लगा के मान लो तो 600 रुपए निकलते हैं। तो मैं इस पे डिटेल बनाऊंगा, क्यों, मेरी एसेट का टैक्स बेस लो है। कितने से लो है, 2,000 रुपए से। अगर मेरी एसेट का टैक्स बेस लो है तो डिफरेंस पे बनेगा डीटीएल, और अगर लायबिलिटी का टैक्स बेस लो है तो उस पे बनेगा डीटीए, क्योंकि लायबिलिटी में अगर टैक्स बेस कम है तो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी आपको, और अगर एसेट्स का टैक्स पे तो आप डिडक्शन खा चुके हो, आपको फ्यूचर में कम मिलेगी। सीधी सी बात है बेटे, आपको शॉर्टकट बताए तो ये सारे। और बार बार एक ही बात बोली थी, अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं, अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं। आपका करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स इनकम, इसको हमने लायबिलिटी बोला था, इसको एसेट बोला था, तो ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ जाता है, और ये पक्का अकाउंटिंग इनकम पे मैच करेगा। टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, ये आपका अकाउंटिंग इनकम पे मैच करेगा। इंड एस 12 इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अकाउंटिंग इनकम पे निकालने की बात करता है, और मैंने एग्जाम्पल बना बना के आपको अकाउंटिंग इनकम पे चेक भी कराया था कि देखो टैली हो रहा है। ये देखो ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैंने क्लास में शुरुआत की थी एग्जाम्पल से। बताओ जी, एसेट की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपए। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो इसकी लाइफ है 3 साल, तो इसका मतलब 3 लाख। पहले साल डेप्रिसिएशन माइनस हुआ 1 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2 लाख। फिर ये 2 लाख बन गया ओपनिंग,
फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस बन गया 1 लाख, फिर ये 1 लाख का ओपनिंग, फिर ये बन गया डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो 0। तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। जब मैं इनकम टैक्स में गया तो इसकी लाइफ है 2 साल। मैंने लिखा एसेट 3 लाख माइनस किया 1.5 लाख, 2 साल की लाइफ है। फिर यहां पे बना 1.5 लाख माइनस कर दिया 1.5 लाख, 0 0 0 0। ये मेरा टैक्स बेस है। ये फर्स्ट ईयर का कंपैरिजन है, ये सेकंड ईयर का कंपैरिजन है, ये थर्ड ईयर का कंपैरिजन है। और बताओ टैक्स रेट कितना है? 30% है जी। अगर टैक्स रेट 30% है तो मैंने लिखा जी अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस, फर्स्ट ईयर। जब मैंने फर्स्ट ईयर कंपेयर किया तो मेरा अकाउंटिंग बेस तो 2 लाख का है, लेकिन टैक्स बेस 1.5 लाख का है, क्योंकि मैंने यहाँ 1 लाख डेप्रिसिएशन डाला है, वहां 1.5 लाख। जब मैं सेकंड ईयर में आया तो ये मेरा बेस 1 लाख का है, यहाँ पे 0 है। जब मैं थर्ड ईयर में आया तो ये 0 है, ये 0 है। अब मेरे को डिफरेंस निकालने हैं। डिफरेंस आ गया 1.5 लाख, डिफरेंस आ गया 50,000, इन दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस आ गया 1 लाख और ये डिफरेंस आ गया 0। मैंने लिखा टैक्स रेट, टैक्स रेट मेरा 30% है, 30% है और 30% है। फिर हमने इस पे डेफर टैक्स की बात की थी। सोचो, पहला साल बताओ एसेट का टैक्स बेस हाई है कि लो है? लो है जी। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो है तो डिफरेंस पे क्या बनेगा? डीटीएल। तो 15,000 रुपए का मैंने डीटीएल बना दिया। ये कैसे लो हो गया? यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन 1 लाख का डाला है, यहां पे डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का डाला है। डेप्रिसिएशन तेजी से चल रहा है टैक्स के अंदर, तो डिडक्शन आप पहले ही खा गए, फ्यूचर में डिडक्शन आपकी कम हो जाएगी, तो डीटीएल बनाओ। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो है, डीटीएल बनाओ, सीधी सी बात है। फिर मैंने इसको कंपेयर किया 1 लाख और 0, यहाँ पे डिफरेंस 1 लाख का है, यहाँ पे भी टैक्स बेस लो है तो डीटीएल बनेगा 30,000। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो डिफरेंसेस आप निकालते हैं फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड में क्यूमुलेटिव होते हैं। ये क्यूमुलेटिव का मतलब ये जो 30,000 का डीटीएल नया नहीं बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 15,000 का एडिशनल बनेगा। 15 पुराना है, 15 नया। हमें डीटीएल मेंटेन करना है। जब आप बैलेंस शीट से डिफरेंस निकालते हैं तो बैलेंस शीट में होते हैं बैलेंस, तो डेफर टैक्स का भी निकलता है बैलेंस। उस बैलेंस में से पुराना हटाएंगे तो इंक्रीमेंटल निकलेगा कि 30 का बैलेंस मेरे को रखना है, 15 का मेरे पास पड़ा है, एडिशनल 15 और प्रोवाइड करो। तो 15 की एंट्री पिछले साल, 15 की एंट्री इस साल, तो 30,000 का बैलेंस आपके पास मेंटेन हो गया। मैं जब तीसरे साल में आया तो तीसरे साल में ये भी 0, ये भी 0, डिफरेंस खत्म हो गया। जब आपका डिफरेंस ही खत्म हो गया आपस में, अच्छा इधर डेप्रिसिएशन 3 साल में लग गया, इधर 2 साल में लग गया, बात खत्म हो गई। तो जब आपका डिफरेंस ही 0 हो गया तो आपको फिर ये बैलेंस 0 मेंटेन करना है। जब आपको बैलेंस 0 मेंटेन करना है, यहां पे 15 मेंटेन किया, यहां पे 30 मेंटेन किया, यहां पे 0 मेंटेन किया, तो फिर आपके पास जो 30 पड़ा है ये 30 का 30 आपका रिवर्स हो जाएगा। मैं यही बात आपको समझा रहा था। 15, 30 फिर 0, डेफर टैक्स बनाया, रिवर्स कर दिया, बनाया, रिवर्स कर दिया, बनाया, रिवर्स कर दिया, बस पेमेंट नहीं करनी, दिखाने की बात है। और मैंने प्रूव किया था कि आपका टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे मैच करके दूंगा आपको। पूरी कहानी सुनाई थी मेरे बच्चे। तो एंट्रीज क्या डलेंगी? लो, पहली एंट्री डलेगी डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीटीएल 15,000 रुपए, और ये P&L में चला जाएगा। सेकेंड ईयर में भी सेम एंट्री, लेकिन जब थर्ड ईयर में आएंगे आप तो थर्ड ईयर में इस डीटीएल को रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप एंट्री पास करेंगे डीटीएल अकाउंट डेबिट टू डीटीआई, ये डेफर टैक्स इनकम का काम करेगा। तो पहले 2 साल में डेफर टैक्स एक्सपेंस, डेफर टैक्स एक्सपेंस, तीसरे साल में डेफर टैक्स इनकम। तो जब डीटीएल बनाते रहते हैं तो खर्चा डालता रहता है, जब रिवर्स करेंगे तो इनकम में आ जाएगा। तो 2 साल में खर्चा बुक करके तीसरे साल में इनकम बुक कर दी, क्या गया? आपकी जेब से कुछ गया? सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाले हैं सर। क्यों दिखा रहे हैं? ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स मैच करने के लिए। अच्छा, बस। तो जैसे आपको डीटीएल को रिवर्स करना है वैसे डीटीए रिवर्स हो जाता है। अच्छा, डीटीए बनाने की क्या एंट्री पास होती है? डीटीए बनाने की एंट्री पास होती है डीटीए टू डीटीआई।
और अगर मुझे रिवर्स करना होगा तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डीटीए, और नरेशन बताएंगे बीइंग डीटीए रिवर्स्ड, डीटीए आपका रिवर्स हो रहा है जी। तो डिफरेंस का डेफर्ड टैक्स बनाया रिवर्स कर दिया, बनाया रिवर्स कर दिया सर। आज इनकम है तो रिवर्सल पे एक्सपेंस है, आज एक्सपेंस है तो रिवर्सल पे इनकम है, खत्म हो गई बात। ये देखो ना, पहला स्टेप कैरिंग अमाउंट निकाली 2 लाख 1 लाख, दूसरा स्टेप टैक्स बेस निकाला, तीसरा स्टेप डेफर्ड टैक्स निकाला। ये देखो डिफरेंस निकाला हमने। वो मैंने प्रेजेंटेशन शॉर्टकट में लिया था, क्लास में तो डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये डिफरेंस आ गया जी, डिफरेंस निकालने के बाद डीटीएल आ गया जी। अच्छा 15 15 फिर 0, 30 का 30 रिवर्स हो गया, फिर एंट्रीज पास करा रखी हैं आपको, ये देखो ये एंट्रीज पास करा रखी हैं। बीइंग डीटीएल रिवर्स्ड ड्यू टू 0 डिफरेंस। फिर आपको अगला एग्जांपल कराया बेटे मैंने, देखो अगले एग्जांपल में क्या कराया मैंने, एक आपको एग्जांपल लेके बोला कि मान लो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है वो अकाउंट्स में और टैक्स में 5 लाख है, सिर्फ टैक्स मैच करने के लिए बोला मैंने। ये मेरा जो 5 लाख का प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है, बिफोर डेप्रिसिएशन है। अच्छा तो फिर मैंने क्या करा, टैक्सेबल इनकम ली, कि टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, पहले साल का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, तीसरे साल में 0, ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। मैंने इस पे लगाया टैक्स रेट 30% का, 1,05,000, 1,05,000, 1.5 लाख, ये मेरा करंट टैक्स आ गया। और ये जो टैक्स मैंने निकाला है टैक्सेबल इनकम पे निकाला है, लेकिन अकाउंटिंग इनकम पे मैच होना चाहिए, तो मैं अकाउंट्स में पहुंच गया, मैं अकाउंटिंग इनकम पे आ गया। मैंने बोला 5 लाख 5 लाख 5 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख, मेरी जो अकाउंटिंग इनकम आ रही है वो आ रही है 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अगर मैं इंड एस 12 की बात सुनूं तो इंड एस 12 ये कहता है इस पे 30% लगाओ और ये करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स के बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ रिकंसिलेशन में, मैंने इस पे लगाया 30%, तो ये आ गया 1,20, मैंने इस पे लगाया 30%, ये भी आ गया 1,20, मैंने इस पे लगाया 30%, ये भी आ गया 1,20। अब मैं मैच करना चाहता हूँ कि क्या ये टैली हो रहा है वाकई में, तो क्या करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स क्या मेरे अकाउंटिंग इनकम पे टैली हो रहे हैं। तो मैंने पूछा बताओ पहले साल का करंट टैक्स कितना है, कहते 1,05,000, मैंने बोला डीटीएल कितना है, कहते 15,000। तो करंट टैक्स और डीटीएल दोनों मिलके 1,20 बन गए सर, अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स मैच हो गया सर। अच्छा यहाँ पे भी 1,05,000, यहाँ पे भी 15,000, ये भी मैच हो गया सर। लेकिन अब यहाँ पे करंट टैक्स आपका बन रहा है 1.5 लाख रुपए का, हाँ करंट टैक्स बन रहा है 1.5 लाख रुपए का, मैंने लिखा करंट टैक्स 1.5 लाख का, लेकिन 30,000 का मेरा रिवर्सल भी आ गया। जो डीटीएल मैंने बनाया था उसकी एंट्री पास किया, डीटीएल टू डीटीआई, तो ये इनकम में चला गया। टैक्स आपका वही अभी भी 1,20 है, अगर 1.5 लाख का करंट टैक्स है तो 30 का रिवर्सल आ गया। आपको हमेशा अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स मैच होते हुए नजर आएगा, और अकाउंटेंट्स की ईगो, आईसीआई की ईगो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की ईगो सेटिस्फाई होती मिलेगी। ये मैंने आपको पूरा एक लेक्चर लगा के सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझाया था कि इंड एस 12 में पढ़ क्या रहे हैं हम। सारे बच्चों को पता है सर मैं एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को घास काट के देता हूं, मैं अपना कोर्स 180 घंटे में खत्म कर देता हूं। बच्चे का फ्यूचर लग जाए दाव पे, उसने इंडस्ट्री में जाना है, उसको इंडस्ट्री में एम्बेरसमेंट होगी तो होती रहे, मैंने बच्चे को डिग्री दिला दी, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता ही नहीं। मेरा मकसद ही नहीं है बच्चे को नॉलेज देना, मेरा मकसद ही नहीं है बच्चे के फंडामेंटल क्लियर करना, मैंने तो बच्चे को बस डिग्री दिलानी है, डिग्री लेके इंडस्ट्री में जा और वहां बेइज्जती करा जाके अपनी। पढ़ तो सब कुछ लिया, आता कुछ नहीं, है ना, क्योंकि जिंदल साहब एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते।
मेरा मकसद ही नहीं है बेटे, मैं आपसे आप मेरे को जब बच्चा ये बात कहता है दिल टूटने वाली बात हो जाती है। इतना प्यार से धीरे 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 सारी बातें एग्जाम्पल बना बना के समझाई। मेरी बात समझ रहे हो? आप ना कभी YouTube पे अगर आपको टाइम मिले, IFRS का किसी फॉरेन टीचर का एक लेक्चर देखना, IFRS का किसी फॉरेन टीचर का, फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर देखना, कोई भी किसी भी इंडेस पे, वो IFRS बोलते हैं इंडेस बोलते हैं, एक ही बात। आप देखना प्लीज कैसे पढ़ाते हैं वो लोग। और अगर मैं वहां चला जाऊं और मैं वहां जाके पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो लोग पकड़ लेंगे मेरे को। बस वो क्या है ना, मेरे अंदर से जाता नहीं सर वो टीचर वाली आत्मा की, नहीं यार इंडिया के बच्चे मेरे हैं, इनको पढ़ाना है। वो तो ढूंढते हैं डिटेल में पढ़ाने वाला आदमी। क्यों? वहां कोचिंग ही नहीं है। फॉरेन में कोचिंग नहीं है। फॉरेन में जो पढ़ना है स्कूल में कॉलेज में वो लोग पढ़ाते हैं, और जो पूछना आप उन्हीं प्रोफेसर से पूछ सकते हैं। बाहर वहां कोचिंग का कल्चर नहीं है जैसे इंडिया में। वहां कोर्सेज होते हैं लेकिन ढंग से पढ़ाते हैं। आप चेक तो करो कि चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। मैंने बहुत प्यार से बेटे ऑब्जेक्टिव समझाया कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्या। अब बच्चे को ये तो पता है डेफर टैक्स निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, पर वो फंडा नहीं समझता। क्या फायदा सर बेटे पढ़ने का? बताओ, जिंदगी में एक बार डिग्री लेनी है, एक बार पढ़ना है जिंदगी में, एक बार CA बनना है, और वो जो डिग्री आपके पास है वो लाइफ टाइम काम आएगी आपके। पढ़ लो यार ढंग से, क्या जा रहा है बताओ। आधा घंटा फेसबुक कम चला लो, आधा घंटा इंस्टाग्राम कम चला लो, आधा घंटा दोस्तों से चैटिंग कम कर लो, आधा घंटा दोस्तों के बीच में कम बैठो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो। अगर आधा घंटा अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग में लगा देते हैं सर, वो लाइफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब पता है यार मुझे क्या चलता है ये। आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बोल दोगे कि भाई डेफर टैक्स का निचोड़ ये है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तो चाहता हूं मेरे साथ कोई भी टीचर जो इस वक्त फाइनल में FR पढ़ा रहे हैं, मैं किसी के साथ भी स्टेज साझा कर सकता हूं कि मेरे साथ किसी भी टॉपिक पे आप डिबेट कर लो, मैं पढ़ के भी नहीं आऊंगा। कहीं भी बिना बुलाए टॉपिक दो स्टेज के ऊपर, बिठाओ मेरे साथ किसी को भी। टॉपिक नहीं बताना, टॉपिक स्टेज पे, फिर देखते हैं कौन कितना बोलता है। नॉलेज इसको कहते हैं बेटे। आजकल क्या है ना, हम देखो हम हैं स्टेज के कलाकार। हम तो स्टेज पे जाके पढ़ाते थे 700-800 बच्चों को एक बैच के अंदर। तो स्टेज पे माफी नहीं है, वीडियो में कट लग सकते हैं। वीडियो में क्या है ना, एक लेक्चर में मुझे पता है 4 क्वेश्चन कराने हैं, मैं 4 क्वेश्चन घर से करके आया, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके बेच दिया, अलग बात है। स्टेज पे पढ़ाने वाले लोग हैं हम। तो हमें परफेक्शन की पुरानी आदत है कि स्टेज पे बच्चे को पढ़ाना है, माफी नहीं है। सामने 800 बच्चे बैठे हैं, थोड़ी सी बात गलत मुंह से निकल गई वो मजाक उड़ाएंगे। एक बच्चे की गंदी स्माइल आपकी इज्जत पे दाग है सर। बैलेंस शीट बच्चे के सामने टैली करते थे हम स्टेज के ऊपर, फाइनल की हो इंटर की हो। और भगवान की इतनी कृपा है, सरस्वती माँ की इतनी कृपा है, आज तक कभी बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं आया। स्टूडियो में आ जाता कई बार, अकेले पर आ रहा हूं, स्टेज पे नहीं आने देते थे हम, क्योंकि पता था बच्चे सामने बैठे हैं, इज्जत 2 मिनट में चली जाएगी। हम आगे बैठे उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में क्या है, फिर एग्जाम्पल से शुरुआत की, लो कर लो बात। इसमें क्या पढ़ाया? 3 लाख की एसेट है जी, 3 साल की लाइफ है जी, इंडिया 16 कहता है, लेकिन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से 100% डेप्रिसिएशन टैक्स लॉ में पहले साल में अलाउड है। टैक्स रेट 30% है, कहते हैं एंट्रीज पास करो। तो पहला स्टेप, आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो। कैरिंग अमाउंट क्या है? 3 लाख माइनस 1 लाख 2, फिर यहाँ पे 2, फिर इसमें से 1 लाख माइनस किए, फिर 1, फिर 1, फिर 1 लाख माइनस किए तो 0। ये आपका अकाउंटिंग बेस आ गया। तो पहला स्टेप क्या है? कैरिंग अमाउंट निकालो। किसी भी एसेट, किसी भी लायबिलिटी की आपके पास कैरिंग अमाउंट होनी ही चाहिए। दूसरा स्टेप, टैक्स बेस। व्हाट इज टैक्स बेस? टैक्स बेस हमारे पास है, मान लो एसेट है 3 लाख की, 100% डिडक्शन है, तो पहले साल ही टैक्स कट गया, 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा, तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं। एक है मेरे पास अकाउंटिंग बेस, एक है टैक्स बेस। पहला साल है 2 लाख, यहाँ पे है 0,
फिर यहाँ पे है 1,00,000, यहाँ पे है 0, तीसरा साल 0 0। तो 30% का अगर टैक्स रेट हो तो पहला डिफरेंस 2,00,000 का आ रहा है, इस पे 30% 60,000 रुपए। बताओ जी क्या बनाए, डीटीएल बनेगा जी। क्यों बनेगा डीटीएल? क्योंकि एसेट का टैक्स बेस लो है। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो है तो आपको फिर डीटीएल 60,000 पे मेंटेन करना चाहिए, तो 60,000 हम मेंटेन करेंगे। फिर दूसरे साल में आए, दूसरे साल का डिफरेंस है 1,00,000, इसका 30%, तो 30,000 रुपए का डीटीएल आपको मेंटेन करना है। 60 का पड़ा है, 30 का मेंटेन करना है, तो 30 रिवर्स कर दो। तो जो डिफरेंस होते हैं ना बेटे, इन डिफरेंसेस पे जब आप रेट लगाते हो, डेफर्ड टैक्स निकलता है, वो बैलेंस होता है। फिर हम देखते हैं कि पहले कितना है और अब कितना है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पुराना है 60, नया मेंटेन करना है 30, तो 30 पुराना फालतू पड़ा है उसको रिवर्स करो। फिर यहाँ पे 0 0 मेंटेन करना है 0, पुराना जो 30 रह गया वो भी रिवर्स करो, तो 60 बनेगा, 30 30 करके रिवर्स हो जाएगा। तो टेक्निक ये है, पहला स्टेप कैरिंग अमाउंट निकालो, दूसरा स्टेप टैक्स बेस निकालो, तीसरा स्टेप डिफरेंस निकालो, चौथा स्टेप उस डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स निकालो। अगर आपका जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो टैक्सेबल नेचर का है तो डीटीएल, और अगर वो डिडक्टिबल नेचर का है तो डीटीए। अच्छा भाई, आपने अभी तो बताया, ये देखो ना, ये डिफरेंस, ये कौन सा डिफरेंस? टैक्सेबल डिफरेंस है। ये टैक्सेबल डिफरेंस कैसे हो गया? ये जो 2,00,000 है, इनकम टैक्स में अब आपको फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि टैक्स बेस 0 है। अगर टैक्स बेस 0 है तो एसेट की डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं, तो टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में बढ़ेगी। टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में बढ़ेगी तो डिफरेंस आपका टैक्सेबल हो गया। तो टैक्सेबल डिफरेंसेस के ऊपर डीटीएल, डिडक्टिबल के ऊपर डीटीए। फ्यूचर में फायदा मिलेगा तो डीटीए, नुकसान होगा तो डीटीएल। ये सिंपल सी टेक्निक है बेटे। कैरिंग अमाउंट निकालो, टैक्स बेस निकालो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स निकालो। अगर ये टेम्परेरी डिफरेंस फ्यूचर में टैक्स लगवाएगा आपको तो डीटीएल, टैक्स बचाएगा तो डीटीए। सिंपल सी बात है बेटे। और रिवर्सल की अकाउंटिंग आपको आती है। रिवर्सल उल्टा होता है। अगर मैंने फर्स्ट ईयर में 60,000 का डीटीएल मेंटेन करना है तो मैं एंट्री पास कर दूंगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, 60,000 रुपीज की मैंने एक एंट्री डाल दी। अब अगले साल 30 मेंटेन करना तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, डीटीएल अकाउंट डेबिट 30,000 टू डीटीआई। 60 में से 30 रिवर्स हो गया, 30 रह गया। मैं इसमें बोलूंगा बीइंग डीटीएल रिवर्स्ड ड्यू टू रिडक्शन इन डिफरेंसेस। नरेशन में सब दिखता है सर, क्या बना रहे हैं, क्या रिवर्स कर रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटे। ये देखो वही स्टेप्स हैं। पहले कैरिंग अमाउंट निकालो, कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर टैक्स बेस निकालो, ये टैक्स बेस आ गया। फिर डेफर्ड टैक्स निकालो, 60,000 30,000 0। अगर 60 का 30 है तो 30 रिवर्स होगा। देखो 60 क्रिएट करो क्योंकि 60 मेंटेन करना है, फिर 30 मेंटेन करना है तो फिर 30 रिवर्स कर दो क्योंकि 60 पड़ा आपके पास, फिर 30 बाकी का भी रिवर्स कर दो क्योंकि 0 मेंटेन करना है। ये देखो ना, बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। जो डिफरेंस के ऊपर आप कैलकुलेशन करते हैं, जो भी आप डिफरेंस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, ये होता है बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। और फिर पता लगता है कि करंट ईयर में क्या करना है आपने। एक एक चीज बेटे आपको लिखवाई हुई है। शोर मचाने का, कॉमेडी करने का, नाटक करने का, फालतू की बातें करने का कोई फायदा नहीं है बेटे। टू द पॉइंट, कॉन्सेप्ट पे काम करो। कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, पेपर में अपने आप काम हो जाएगा आपका। जब बच्चा भेजता है ना मुझे कि जिंदल सर मैं नॉर्दर्न इंडिया में, मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अवार्ड मिला है, सर मुझे साउथ इंडिया में अवार्ड मिला है, सर मुझे वेस्ट इंडिया में अवार्ड मिला है, सर मुझे ऑल इंडिया हाईएस्ट आया मेरा, सर ऑल इंडिया हाईएस्ट आया है। कितनी खुशी होती है टीचर को कि बच्चे ने टीचर का साथ दिया। जब स्टूडेंट टीचर पे करता है फेथ तब आता है मजा। जब स्टूडेंट टीचर पे करता है डाउट, मान लो एक बच्चा मेरे पास कोचिंग लेने आया, मैंने उसको क्लासेस दी, बिल्कुल सिरे का मटेरियल दिया उसको, रिकॉर्ड करके रिसर्च करके 400 450 घंटे का सब कुछ पढ़ाया उसको, टेलीग्राम पे उसको अपडेट्स अमेंडमेंट्स क्वेरीज लेता रहा, सब कुछ करते रहे। एंड टाइम में क्या किया उसने, आखिरी के 1.5-2 महीने में यूट्यूब पे चला गया और यूट्यूब पे एवे आलतू फालतू के वीडियो देखे उसने, और वो मेरी कश्ती में से उतर के दूसरे की कश्ती में चढ़ गया। मेरे पास क्या इलाज है आप बता दो।
मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी पेपर की अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, मैं एफआर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आप डायरेक्ट टैक्स पढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े, एफआर पढ़े, ऑडिट पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट जिसकी आपने कोचिंग ली है, प्लीज आप उसी मेंटर को फॉलो करें जिससे आपने क्लासेस ली हैं। और दो दो तरीके होंगे, या तो आपने उस टीचर की सारी क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने सारी क्लासेस देखी है और सारा कोर्स उसका कंप्लीट किया है, प्लीज उसको फॉलो करें। और अगर आपने उसको शुरू में छोड़ दिया था कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने, फिर अलग बात है, फिर आप उसको फॉलो करो जहां पे आपकी ट्यूनिंग बैठती है। लेकिन अगर आपने पूरा कोर्स देखा है उस टीचर का, उसको फॉलो करना चाहिए। उसकी किश्ती में से उतर के दूसरे की बोट में नहीं चढ़ना चाहिए आपको, फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, फिर भटकते रहोगे आप। जिन टीचर से आपने क्लास ली है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटे, उम्र बिता दी हमने इस प्रोफेशन के अंदर, उम्र बिता दी हमने, एक्सपीरियंस का फायदा आपको लेना चाहिए। बाकी सर देखो, आप जवान बच्चे हैं, मैं तो एडवाइस कर सकता हूँ, मेरी क्या हिम्मत है ना। ये देखो सारी एंट्रीज वेंट्रीज कराई, क्वेश्चन कराए, एंट्रीज वेंट्रीज कराई। ये दूसरा लेक्चर चल रहा है, दूसरा वीडियो है, ये एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। देखो ये देखो, ये कौन सा एग्जाम्पल था, लो ये प्रोविजन का एग्जाम्पल करा रखा आपको कि जी कंपनी ने एक प्रोविजन क्रिएट किया 10 लाख का पहले साल में, 5 लाख का दूसरे साल में, फॉर पेंडिंग कोर्ट केसेस 37 के हिसाब से। लेकिन इनकम टैक्स में इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिली। ये जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब हम डिडक्शन मिलेगी टैक्स। ये लाइबिलिटी का एग्जाम्पल आ गया। तो अगर आप लाइबिलिटी की बात करें, अकाउंटिंग बेस, टैक्स बेस, फर्स्ट ईयर 10 लाख जीरो, दूसरे साल ये 15 लाख, ये जीरो। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लाइबिलिटी की, प्रोविजन की। पहले साल 10 बनाया, 10 पड़ा, अगले साल 5 बनाया तो 15 हो गया। अब बताओ, लाइबिलिटी का टैक्स बेस लो है, इसका मतलब इसकी डिडक्शन आपको फ्यूचर में मिलेगी। ये जो प्रोविजन आपने अकाउंट्स में आज ही डाल दिया, इनकम टैक्स में फ्यूचर में डलेगा, फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्टिबल नेचर का है, इस पे डीटीए बनना चाहिए। इतना दिमाग पेपर में कैसे लगाओगे, शॉर्टकट। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस लो है तो डीटीएल, लायबिलिटी का है तो डीटीए। तो आप इस पे 3 लाख रुपए, क्योंकि 30% का रेट है ना, तो इस पे 30% लगा देंगे हम, तो 3 लाख रुपए का डीटीए मेंटेन कर लो। इस पे जब हम 30% लगाएंगे, 4.5 लाख रुपए का मेंटेन कर लो। मेंटेन करने का मतलब समझते हो, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 लाख आएगा। 3 पड़ा, 1.5 लाख और बना दो। और एंट्री क्या बनेगी, डीटीए अकाउंट डेबिट टू डीटीआई, डीटीए अकाउंट डेबिट टू डीटीआई। स्टेप्स वही हैं, पहला स्टेप कैरिंग अमाउंट, दूसरा टैक्स बेस, तीसरा डिफरेंस। ये देखो सिंपल टेक्निक है बेटे, एक बार फंडा समझ में आ गया क्या दिक्कत है। फिर एंट्रीज पे आ गए हम, देखो डीटीए टू डीटीआई, डीटीए टू डीटीआई, सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं बेटे। फिर मैंने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3 कराया आपको। अच्छा, फिर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 कराया आपको। 5-5 साल की कैलकुलेशन है, 5-5 साल का कंपैरिजन कराया आपको। ये देखो, ये बैलेंस टू बी मेंटेन्ड है। 1500 मेंटेन करो, फिर 3000 मेंटेन करो, 4500 करो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। फिर 6000 मेंटेन करो, फिर जीरो, फिर एकदम से रिवर्स हो गया। 1500, यहां भी 1500, यहां भी 1500, यहां भी 1500, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। 1500, 3000, 4500, 6000, फिर एकदम से जीरो, तो सारा रिवर्स हो गया। प्रेजेंटेशन देखो बेटे, क्लास में जो समझाई है आपको, एक एक चीज लिखवा रखी है। ये देखो, आप सारी कैलकुलेशन समझा रखी है सर। क्वेश्चन नंबर 11 करा रखा है। फिर लेक्चर नंबर 3 आ गया सर, मतलब दो दो लेक्चर्स के अंदर तो एग्जाम्पल बना बना के इंडेस 12 का फाउंडेशन किया कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूँ। और फिर मैं आ गया अपने वही क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव, क्यों पढ़ रहे हैं इंडेस 12। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेस 12 इज टू कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस ऑन accounting income instead of taxable income. The difference between taxes as per accounting income and taxable income is matched by creating deferred tax. लिखवाया, जो बोला वो लिखवाया।
ऐसा कभी क्लास में हुआ बेटे कि मैंने जो बात बोली हो मैंने आपको ना लिखवाई हो, सिंपल भाषा में। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ गया डेफिनेशंस बताई। मैं बाज आता ही नहीं सर, छोटी छोटी चीजें बताने से मैं बाज आता ही नहीं, और इसी चीज के लिए लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, एवं ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं सर, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते ही नहीं। इन्हीं चीजों के लिए लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इन्हीं चीजों के लिए मेरे को अप्रिशिएट करता है, कहता है सर रिवीजन के टाइम पे यही चीजें हेल्प करती है, छोटी छोटी सी जो आप लिखवा देते हो। बेटे एक बात याद रखना, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, बोली हुई बात भूली जा सकती है, लिखी हुई बात कभी नहीं भूली जा सकती। अकाउंट सब मेंटेन करते ही क्यों हैं? ताकि रिटर्न में आपके पास 1 साल पहले आपने कोई पेमेंट की थी, कैसे याद आएगी अगर आपने नहीं लिखी होगी तो। लिखी हुई बात ही, इसलिए मैं नोट्स लिखवाता हूं छोटी छोटी बातों पे, जिसके लिए आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। करते रहो, मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं, मुझे पता है क्या अच्छा है बच्चे के लिए और क्या बुरा है। पच्चीस साल के करियर में जब यंग था ना, मैं भी ये इन टेक्निक्स को बेवकूफ समझता था। मैं पढ़ा हूं डॉक्टर जेबी गुप्ता जी से, भगवान है वो, मेरे टीचर हैं। अब बेंगलोर में रहते हैं सर, बहुत ओल्ड एज हो गया, अब तो मैं ही बूढ़ा हो चला। मैं भी सर को कह देता था ये सर क्या लिखवाते रहते हो। वो मेरे फ्रेंड भी थे, मेरे मेंटोर भी थे, मेरे गुरु भी थे, मैं उनके घर पे बैठा पढ़ा रहता था। मैं उनको बोल सर ये क्या लिखवाते रहते हो, मुझे कहते थे वो गंगानगर से थे, तेरे को नहीं पता, मेरे को पता है। मैं सोचता रहता एम सर छोटी छोटी बातें लिखवाते रहते हैं, ये तो हमारे टिप्स पे ऐसे हैं। पेपरों के टाइम पे कुछ टिप्स पे नहीं होता बेटे, पेपरों के टाइम पे सिर्फ स्ट्रेस होता है। ये देखो, मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स लॉ। टैक्सेबल इनकम का मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, अकाउंटिंग इनकम का मतलब एसओपीएल के हिसाब से। अच्छा, कैरिंग अमाउंट का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, किसी भी एसेट किसी भी लाइबिलिटी को जब हम बैलेंस शीट से देखते हैं तो वो आपकी कैरिंग अमाउंट है। मीनिंग ऑफ टैक्स बेस, इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने फाइल किया डिपार्टमेंट के साथ वो आपका टैक्स बेस है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का टैक्स बेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट, अकाउंटिंग बेस। आपको निकालना है टैक्स एक्सपेंस, कैसे आएगा? करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स एक्सपेंस माइनस डेफर टैक्स इनकम। और डेफर टैक्स एक्सपेंस डीटीएल या डीटीए का रिवर्सल, और इनकम का मतलब डीटीए या डीटीएल का रिवर्सल। करंट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। डेफर टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स बेस अकाउंटिंग बेस का डिफरेंस ले लो, वो आपका टेम्परेरी बेस है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस ले लो, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। टेम्परेरी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, या तो टैक्सेबल होंगे या डिडक्टिबल होंगे। इस पे डीटीएल बनेगा, इस पे डीटीए बनेगा। और इतना याद नहीं रहता तो शॉर्टकट भी लिखवाए होंगे आपको, ये ना, हाँ ये रहा एसेट्स का शॉर्टकट। अगर टैक्स बेस लो है तो डीटीएल बना दो, ये डीटीएल की बात हो रही है। और लाइबिलिटीज में अगर टैक्स बेस हाई है तो डीटीएल बना दो, टैक्स बेस हाई है तो डीटीए बना दो, लाइबिलिटी का लो है तो डीटीए बना दो। ये दोनों प्रिंसिपल लाइबिलिटीज के हैं, ये दोनों प्रिंसिपल आपके एसेट्स के हैं। शॉर्टकट, खत्म हो गई बात। एंट्रीज वेंट्रीज भी लिखवा रखी हैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से, देखो आप। फिर रिवर्सल की कहानी में आपको बता चुका हूं, जितना आपने मेंटेन करना है, अगर पुराने वाला ज्यादा है तो रिवर्स करना पड़ता है आपको। फिर आपको सिंपल स्टेप्स बताए, अगर आप डेफर टैक्स निकालना चाहते हैं तो पहला स्टेप, किसी भी एसेट लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट निकालो, फिर टैक्स बेस निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर उस पर डेफर टैक्स निकालो। अगर डिडक्टिबल है तो डीटीए बना दो, टैक्सेबल है तो डीटीएल बना दो। ये 5 स्टेप मॉडल होता है इस पे भी। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, डेफर टैक्स, फिर डीटीएल, डीटीए नेचर के अकॉर्डिंग। सारी कहानी स्टेप बाय स्टेप लिखवा रखी है बेटे आपको, देखो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 कराया आपको मैंने क्लास बुक से, सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं मैंने। पहला स्टेप कैरिंग अमाउंट, दूसरा टैक्स बेस, तीसरा डेफर टैक्स, और फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। चलते चलते लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हम।
और हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये क्या था? चेंजेस इन टैक्स रेट। इसका मतलब ये था, मान लो मेरे पास 2 फाइनेंशियल ईयर हैं, 3 कर लेते हैं। मेरे पास अकाउंटिंग बेस है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मेरे पास टैक्स बेस है 80,000 रुपए, टैक्स बेस मेरे पास है 60,000 का, और टैक्स बेस मेरे पास है 40,000 का। मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस आ गया 20,000, फिर डिफरेंस आ गया 40,000, फिर डिफरेंस आ गया 60,000, बढ़ता जा रहा है। और ये एग्जाम्पल मैंने लिया है एसेट का। अब आता है टैक्स रेट। इस फाइनेंशियल ईयर में मैं बात कर रहा हूं 23-24 की। तो जब आप यहां पे टैक्स रेट लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि 31 मार्च 2024 को कौन सा टैक्स रेट इफेक्टिवली एप्लीकेबल है। आपको ये भी पता है कि इसकी जो रिटर्न है वो नेक्स्ट ईयर फाइल होगी, लेकिन एडवांस टैक्स तो आपने आज ही देना है। करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में जमा कराना पड़ता है आपको, एडवांस टैक्स तो देना ही है। तो 23-24 में रेट कौन सा यूज करें? फिर बच्चा कहता है सर मतलब क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा हूं कि फरवरी 24 में बजट आया होगा, फरवरी के आसपास बजट अनाउंस हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि टैक्स का रेट चेंज हो गया हो। तो मैंने क्लास में बताया था कि जो करंट ईयर में बजट अनाउंस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, टैक्स का रेट चेंज मत करना। तो आपने जब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो आपने पता करना है कि 31 मार्च 24 को क्या रेट है, यहां पे पता करना है 31 मार्च 25 को क्या रेट है, 31 मार्च 26 को क्या रेट है। तो डेफर टैक्स उसी हिसाब से मेंटेन होगा। यहाँ पे 30 है, मान लेते हैं यहाँ पे 25% है, और यहाँ पे फिर 30 हो गया। तो टैक्स रेट बैलेंस शीट डेट वाला लेना आपने। तो मैं बोलूंगा डीटीएल टू मेंटेन, टू बी मेंटेन्ड। तो यहाँ पे डीटीएल मेंटेन होना है 6,000, यहाँ पे डीटीएल मेंटेन होना है 10,000, और यहाँ पे मेंटेन हो रहा है 18,000। तो मैं करंट ईयर में कितना बनाऊं? तो 6,000 मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं 4,000 क्रिएट करूंगा क्योंकि बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे मैं 8,000 क्रिएट करूंगा। तो ये जो टैक्स रेट है अगले साल वाला नहीं लेना, पिछले साल वाला नहीं लेना, ना पिछले साल का टैक्स रेट लो ना अगले साल का टैक्स रेट लो, करंट ईयर का बैलेंस करंट ईयर के रेट पे मेंटेन करना है, ये बताया था आपको। ये देखो, इफ गवर्नमेंट चेंजेस टैक्स रेट्स देन कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स शैल बी बेस्ड ऑन। डेफर्ड टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट होगा? इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन बैलेंस शीट डेट इन करंट ईयर। तो आपको देखना पड़ेगा कि करंट ईयर की बैलेंस शीट पे कौन सा रेट आपका एप्लीकेबल है। आपने ना तो प्रीवियस ईयर का रेट लेना है ना आपने नेक्स्ट ईयर का लेना है। हमारा पूरा फोकस करंट ईयर में एप्लीकेबल टैक्स रेट के ऊपर रहेगा। और मैंने स्टडी मेट का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बजट अनाउंस हो गया जी, बजट में ये रेट हो गया, अगले साल लगेगा भाई साहब। वो करंट ईयर में करंट ईयर का रेट चेंज नहीं होता, सरकार को पहले बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट चेंज इन टैक्स रेट। अच्छा, यहाँ पे 40% के हिसाब से मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 38। टैक्स रेट चेंज वाला क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ये देखो आप। 40 क्रिएट हो गया 40% के हिसाब से, फिर 17,500 मेंटेन करना, ये मेंटेन्ड है। 40 बनाया, 17,500 मेंटेन करना है इस रेट के हिसाब से, तो 22,500 रिवर्स हो गया। पूरी कैलकुलेशन करा रखी बेटे, क्वेश्चन देखना आपका काम है। एंट्रीज एंट्रीज, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कराया आपको। फिर मैं आपको लेके आया कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 6? डीटीए ऑन टैक्सेबल लॉसेस है। हाँ जी, मैंने आपको ये बात बताई थी, अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस, इसका जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। इस पे लगाते हैं टैक्स रेट तो डेफर्ड टैक्स आ जाता है। या तो ये DTA होगा या फिर ये DTL होगा, दोनों में से एक चीज होगी, आपको बताया था मैंने। लेकिन इसके अलावा एक और कैलकुलेशन बताई थी कि ये तो आपने करना ही करना है। अगर किसी एंटिटी के पास टैक्सेबल लॉस आ जाए तो इस पे टैक्स रेट लगा के DTA
ये आपको अलग से बनाना है, और इसका रीजन बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबल लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। आज लॉस है तो इस लॉस को फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर मान लो मेरे को 1 लाख का आज टैक्सेबल लॉस हो गया, तो आने वाले 8 साल में, मुझे पता नहीं इनकम टैक्स में मेरे टाइम पे 8 साल होते थे, आज क्या है, मैं इनकम टैक्स की किताब पढ़ता ही नहीं सर, वो आप देख लेना कि कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। मेरी नॉलेज में 8 साल है। अगर 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं, अब मान लो अगले साल 2 लाख रुपए कमा लेता हूं मैं, तो मुझे 2 लाख पे टैक्स नहीं देना, मैं बोलूंगा 1 लाख का मैं लॉस सेट ऑफ करूंगा, बाकी के 1 लाख पे मेरे से टैक्स ले लो। तो ये जो टैक्सेबल लॉस है इसका सेट ऑफ आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में जब सेट ऑफ मिलेगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा। तो जब फ्यूचर में टैक्स कम होना ही है तो टैक्सेबल लॉस पे हमेशा आपको डीटीए बनाना चाहिए। लेकिन मैंने इसका रीजन बताया था, ऐसे बनता नहीं है डीटीए। आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप टैक्सेबल इनकम जनरेट करोगे, और उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। उसके लिए कोई आपको बताना पड़ेगा ऑडिटर को कि देखो मेरे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पड़े हैं, मैं यहां से पैसे बना लूंगा, मेरे पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कैश फ्लो की, मैं यहां से पैसे बना लूंगा। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आप टैक्सेबल इनकम जनरेट कर लेंगे और ये टैक्सेबल लॉस उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, तो आप डीटीए बना लो। क्यों? क्योंकि डीटीए बनाने की एंट्री पास होती है, डीटीए अकाउंट डेबिट टू डीटीआई, ये इनकम का काम करता है, ये प्रूडेंस के खिलाफ है, तो इसको बुक किया जा सकता है। लेकिन आपको टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में जो आने वाली है उसका एविडेंस देना पड़ता है आपको। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी बेटे। If an entity is incurring taxable losses in current year, then these losses can be carried forward and set off against future income. Then the entity can create DTA on such taxable losses. क्या बना सकते हैं? DTA। लेकिन आपको कन्विंसिंग एविडेंस देना पड़ेगा फ्यूचर इनकम का। ये चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर हो, ये पूरी कहानी सुनाई थी आपको मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आया था। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का खेल तो चलता ही आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कराया आपको, एंट्रीज कराई, टैक्स एक्सपेंस निकाल के स्टेटमेंट बना के दिखाई। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए थे हम। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 है सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ये क्या चीज है सर? जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में होते हैं और 103 लगा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे डेबिट कर लेते हैं, सारे लाइबिलिटीज को भी फेयर वैल्यू पे क्रेडिट कर लेते हैं, पीसीबीसी लिख देते हैं जो आपने दी है, डिफरेंस गुडविल आ जाती है। और ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एसेट्स, नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो यहां पे इंड AS 12 ये कहता है कि भाई जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में हैं, जब आप वेंडर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे ला रहे हैं, तो साथ में डेफर टैक्स को भी रिकॉग्नाइज करो। बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे डेफर टैक्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है मेरे बच्चे। कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट एसेट्स फेयर वैल्यू, जिस वैल्यू पे आप लेके आए हैं, इसका कंपैरिजन कराओ टैक्स बेस नेट एसेट्स का, इसका डिफरेंस निकालो, इस पे टैक्स रेट लगाओ तो डेफर टैक्स आ जाएगा। हमने बोला जी क्या निकलेगा, तो सिंपल रूल है, अगर नेट एसेट्स का टैक्स बेस लो है, अच्छा एक एक करके बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा नेट एसेट्स को कंपेयर कर लो, शॉर्टकट है जी। सीधा नेट एसेट्स देखो, नेट एसेट्स का टैक्स बेस अगर लो है तो डीटीएल बना दो, नेट एसेट्स का अगर टैक्स बेस हाई है तो डीटीए बना लो, बस। फिर आप एक एंट्री पास करो, आप लिखो एसेट्स डेबिट फेयर वैल्यू पे, टू लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे, टू पीसी जो आपने पेमेंट की है, फिर आप लिखो टू डीटीएल, टू डीटीएल। क्यों? क्योंकि आपके नेट एसेट्स का जो टैक्स बेस है वो लो है। अच्छा, फिर आप लिखो डीटीए अगर नेट एसेट्स का टैक्स बेस हाई है, फिर आएगी गुडविल। अच्छा, मतलब गुडविल की जो कैलकुलेशन है उसको डेफर टैक्स प्रभावित करेगा। अगर आप डेफर टैक्स को रिकॉग्नाइज करे बिना गुडविल निकालोगे तो अलग आएगी, डेफर टैक्स को रिकॉग्नाइज करके गुडविल निकालोगे, क्योंकि गुडविल तो बैलेंसिंग फिगर होती है आपकी। तो गुडविल की रिकॉग्निशन
गुडविल की रिकॉग्निशन डेफर्ड टैक्स के बाद करनी है आपने। एक और बात बताई थी मैंने कि अगर आपको वेंडर कंपनी के, जिसको आप एक्वायरी बोलते हो 103 में, अगर इसके नेट एसेट्स का टैक्स बेस मिसिंग हो, फेयर वैल्यू तो पता है आपको, टैक्स बेस नहीं पता, तो उसकी कैरिंग अमाउंट को ही उसको टैक्स बेस मान के डेफर्ड टैक्स निकाल दिया करो। ये बात भी बताई थी, क्वेश्चंस में कराई हुई है कि इसका टैक्स बेस नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस मान लेते हैं, डेफर्ड टैक्स तो निकालूंगा मैं। ये पूरी बात आपको बेटे यहां सिखाई थी मैंने, देखो स्टेप्स बना बना के लिखवाए हुए हैं। कैलकुलेट करो जी डेफर्ड टैक्स, टेकन ओवर एसेट्स कैश फ्लोज, फेयर वैल्यू लो और टैक्स बेस लो। टैक्स बेस लो है तो डीटीएल, हाई है तो डीटीए। फिर आप डेफर्ड टैक्स, आप इसको रिकॉग्नाइज करो, फिर गुडविल निकालो। ये देखो एंट्री पास कराई होगी मैंने, हाँ देखो ना एंट्री पास करा रखी है। एसेट्स डेबिट फेयर वैल्यू, लायबिलिटीज फेयर वैल्यू, पीसी टू बैंक, डीटीएल डीटीए, फिर आएगी गुडविल। पूरा कॉन्सेप्ट कराया, फिर क्वेश्चंस भी कराए होंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी मैट का कराया जनाब, फिर 28 कराया सर, वीडियो नंबर 5 आ गया, लेक्चर नंबर 5 आते ही क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस कराई। नेट एसेट्स निकाले, देखो ना इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। ये टैक्स बेस है, ये नेट एसेट्स है, ये फेयर वैल्यू है, ये तो टैक्स बेस लो है, डिफरेंस कितना आ गया 80 और 70 150। तो इस पे क्या निकलेगा, डीटीएल निकलेगा सर, इस पे टैक्स रेट लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि टैक्स बेस लो है। ये देखो ना कैलकुलेशन 920 170 150 लो टैक्स बेस 40% डीटीएल बना दो जी। सिंपल है मेरे बच्चे, सिंपल है मेरे बच्चे। फिर गुडविल की कंप्यूटेशन दिखाई कि पहले डीटीएल रिकॉर्ड होगा फिर गुडविल आएगी। अच्छा, फिर 14 एक और कराया बिजनेस कॉम्बिनेशन पे, 3 क्वेश्चन करा दिए। फिर मैं आपको लेके आया कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, डेफर्ड टैक्स ऑन गुडविल। अच्छा, ये क्या चीज है सर? आपने लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू, टू लायबिलिटीज फेयर वैल्यू, टू डीटीएल डीटीए। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 7 में समझाया, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स का टैक्स बेस कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स आ गया। फिर आपने लिखा पीसी और फिर आपने लिखा गुडविल बैलेंसिंग फिगर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो गुडविल है भाई साहब, ये गुडविल भी तो आपकी एसेट है। ये जो गुडविल है, ये गुडविल भी तो आपकी एसेट है, तो इस पे आप डेफर्ड टैक्स क्यों नहीं निकाल रहे? तो गुडविल पे भी डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होनी चाहिए जब बाकी के एसेट्स पे कर रहे हो। तो मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिहाज से आपको 3 केस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने गुडविल के ऊपर डेफर्ड टैक्स की बात नहीं की, क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने बोला था इग्नोर कर दो। दूसरा, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि गुडविल टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। अगर गुडविल टैक्स डिडक्टिबल ही नहीं है तो डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो परमानेंट डिफरेंस है। हम तो टेम्परेरी डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस में टाइमिंग डिफरेंस है, आज यहां कल यहां, कल यहां कल यहां। लेकिन अगर इनकम टैक्स किसी भी चीज को परमानेंटली डिसअलाउ कर दे कि मेरे पास मत आना, डिसअलाउड है ये, आपने प्रोविजंस पे डेफर्ड टैक्स क्यों निकाला कि अकाउंट्स में हमने इंड AS 37 लगा के प्रोविजन को एक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड कर लिया। इनकम टैक्स कहता है जब एक्चुअल में पे होगा तब आना, तो कभी ना कभी तो आएगा। गुडविल का मान लो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, कोई डिडक्शन नहीं है, तो ये डिफरेंस तो कभी कॉप अप होगा ही नहीं, क्या फायदा डेफर्ड टैक्स निकालने का। तो यहां से हमने एक बात सीखी थी कि परमानेंट डिफरेंसेस, डेड डिफरेंसेस, मतलब जो कभी रिवर्स होगा ही नहीं, तो उस पर आप क्यों निकालोगे डेफर्ड टैक्स? हमें पंगा ले लोगे, डेफर्ड टैक्स निकाल के बैठ जाओगे, जिंदगी में कभी रिवर्स नहीं होना, पड़ा रहेगा लाइफ टाइम, क्या फायदा है। तो मैंने बोला था पहला केस, अगर क्वेश्चन साइलेंट है डेफर्ड टैक्स मत निकालो। अगर क्वेश्चन कह दे गुडविल इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल मत निकालो। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे गुडविल इज टैक्स डिडक्टिबल, अगर आपका क्वेश्चन ये बात कह दे गुडविल इज टैक्स डिडक्टिबल, गुडविल इज टैक्स डिडक्टिबल, तो फिर आपको क्या करना है, इस पे टैक्स रेट लगा के डीटीएल निकाल लेना है और इस डीटीएल को बढ़ा देना है।
और इस DTL के बढ़ने से गुडविल अपने आप बढ़ेगी आपकी। तो गुडविल पे DTL निकाल देना फिर आप। इतनी सी बात आपको मैंने बताई थी। ये 3 केस करा रखे हैं, पढ़ लेना बेटे, कॉपी में लिखे हुए हैं आपके। 25वां क्वेश्चन कराया। फिर मैं आपको लेके आया लीज में। भाई साहब ये क्या केस था? जिंदल सर गुडविल 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 का दोबारा एक बार फिर बोलना। अरे बोलना क्या है, गुडविल पे डेफर टैक्स नहीं निकलता आमतौर पे, लेकिन जब क्वेश्चन पीछे पड़ जाता है गुडविल इज टैक्स डिडक्टिबल, तो फिर आपको गुडविल पे DTL निकाल देना चाहिए। आमतौर पे गुडविल का जो टैक्स बेस है वो लो होता है और उसका अकाउंटिंग बेस आपको हाई मिलता है। अच्छा, गुडविल का टैक्स बेस आपको लो ही मिलेगा हमेशा। चलो छोड़ो इस बात को भी, DTL को भी छोड़ो। नॉर्मली बस आपको कंपेयर करना है कि अकाउंट्स में गुडविल कितनी है और टैक्स में कितनी है, उसके हिसाब से डेफर टैक्स जो लगता है आप बना दो। टैक्स बेस लो है तो DTL, टैक्स बेस हाई है तो DTA। ये तो जनरल रूल हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चंस में DTL ही मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन क्वेश्चन जब बोलेगा कि गुडविल टैक्स डिडक्टिबल तभी निकालना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस, नंबर नीचे दिए हुए चेक करके देखो। हमने गुडविल पे डेफर टैक्स तभी निकाला जब क्वेश्चन कहता है, नहीं तो हमेशा इग्नोर किया है। फिर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 में आ गया। ये किस चीज पे था? ये लीज पे था। आपको पता है 116 लेसी को कहता है कि एक एंट्री पास करो, ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, ROU टू लीज लाइबिलिटी। ये 116 कहता है बुक्स में करो। तो मान लो आपके पास ROU पड़ा है 10,000 रुपए का और जो लीज लाइबिलिटी पड़ी है वो 9,000 रुपए की है, तो ये कट कटा के जो नेट बचा 1,000। जिंदल सर आप ये बैलेंस देख ही क्यों रहे हो? मैं ये बैलेंस इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्स बेस 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में ना तो ROU रिकॉग्नाइज होता है, ना लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होती है। वहां तो पूरे का पूरा लीज रेंटल P&L में डाल देते हैं एज एन एक्सपेंस। ये तो अकाउंट्स कहता है कि आपने फाइनेंस लीज पे एसेट ली है, आपको ब्याज का मॉडल फॉलो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ROU और लीज लाइबिलिटी अकाउंट्स में है, इनकम टैक्स में कोई बैलेंस नहीं होता, सारे का सारा रेंट P&L में डाल के खर्चा क्लेम कर लेते हैं। तो डिफरेंस राइज हो गया। तो हमारे पास या तो ये नेट एसेट होगा या नेट लाइबिलिटी होगा, टैक्स बेस इसका 0 होगा हमेशा। तो अब आपको देखो ये ROU 10,000 है, लाइबिलिटी 9, तो ये एसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पे DTL बनना ही चाहिए। क्यों? एसेट का टैक्स बेस लो है। और अगर ये उल्टा होता, मान लो ये ROU है 10,000 रुपए का, लीज लाइबिलिटी 11,000 रुपए की है, तो ये 1,000 रुपए की नेट लाइबिलिटी होती, टैक्स बेस 0 ही होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में तो पूरे का पूरा रेंट खर्चे में डाल देते हैं। तो अगर किसी लाइबिलिटी का टैक्स बेस लो है तो DTA बनेगा फिर इसके ऊपर। तो ये लीज वाले बैलेंस को भी ध्यान रखना है आपने। अच्छा, ये देखो ROU लीज लाइबिलिटी नेट निकाल लो, टैक्स बेस हमेशा 0 रहेगा। टैक्स बेस 0 रहेगा, क्यों रहेगा टैक्स बेस 0? ये देखो इनकम टैक्स में सारे का सारा डिडक्शन आपको रेंट में मिल जाता है, ना कोई ROU ना कोई लीज लाइबिलिटी। फिर आपको स्टडी मैट का एक क्वेश्चन कराया लीज पे, लीज पे क्वेश्चन था तभी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे थे। स्टडी मैट का क्वेश्चन था आपका, बहुत बढ़िया जी। फिर हम आगे बढ़ गए, फिर लेक्चर नंबर 6 में आ गए। लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा हमने? लेक्चर नंबर 6 में 109 की वैल्यूएशन पढ़ी। ये क्या चीज पढ़ी हमने, बताता हूं। अकाउंट्स में और टैक्स में मेरे पास इन्वेस्टमेंट है कोई इक्विटी शेयर्स में, मैंने ये खरीदी थी 10 लाख में, ये मेरी कॉस्ट है। तो इनकम टैक्स कहता है कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए की कॉस्ट हमने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन फिर आई बैलेंस शीट डेट, मैंने इसका फेयर वैल्यू गेन चेक कर लिया, क्योंकि 109 कहता है हर बैलेंस शीट डेट को फेयर वैल्यू आपने रिकॉर्ड करनी है।
तो मैंने 2 लाख रुपए का गेन बुक करके इसको 12 बना लिया। पर इनकम टैक्स तो ऐसे रिकॉर्ड करता नहीं, इनकम टैक्स में तो जब बेचेंगे तभी कैपिटल गेन निकलेगा, इनकम टैक्स वाले तो मानते नहीं इस बात को। तो जब हम अकाउंट्स में फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंट बेस चेंज हो जाएगा टैक्स बेस के कंपैरिजन में, तो डेफर्ड टैक्स निकलना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो टैक्स बेस लो है तो 2 लाख रुपए इंटू टैक्स रेट डीटीएल बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो फ्यूचर में टैक्स लगेगा ही, तो आपको डीटीएल बना लेना चाहिए। और अगर फेयर वैल्यू गेन की बजाय 1 लाख रुपए का आपको लॉस हो जाए, ये वैल्यू 9 लाख की रह जाए, तो अब मैं 1 लाख रुपए इंटू टैक्स रेट इस पे डीटीए बना लूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 9 में बिकेगी, 1 लाख का लॉस होगा, उसका सेट ऑफ मिल जाएगा, टैक्स बच जाएगा आपका। तो आपको कंपैरिजन करना है बेटे। फिर एक बात और बताई थी कि जब मैं 109 में आता हूं तो 109 ओसीआई और पी एंड एल फेयर वैल्यू गेन को 2 जगह भेजने की सिफारिश करता है, कि जब आप अपने इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करेंगे तो आप ओसीआई में भी लिख सकते हैं और पी एंड एल में भी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका फेयर वैल्यू गेन मतलब आपका जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस ओसीआई से रिलेटेड है तो आपका डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाएगा, और अगर आपका डिफरेंस पी एंड एल से रिलेटेड है तो उसका डेफर्ड टैक्स भी पी एंड एल में आएगा। मतलब ये है, आपने एंट्री पास की डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डीटीएल, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना पी एंड एल, ये तभी आएगा जब आपका फेयर वैल्यू गेन पी एंड एल में जा रहा है। अगर आप ओसीआई के थ्रू रूट करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी आपका ओसीआई में जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये देखो, ये डिफरेंस आपको बताया था मैंने। The valuation of investment is guided by 109, which allows recognition of fair value gain loss in P&L as well as in OCI as per the choice of entity. The amount of deferred tax on fair value gain loss will be transferred to P&L or OCI as selected option. अच्छा जी, फिर आपको क्वेश्चन कराया, ये देखो क्वेश्चन में क्या कराया। ये आपकी फर्स्ट बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट 11.5 की हो गई, लेकिन आपने खरीदी थी 11 में, तो 50,000 का गेन हो गया, तो टैक्स बेस लो रहेगा, डिटेल बना देते हैं। 50,000 इंटू टैक्स रेट 15,000 रुपए का डिटेल बन गया। अगले साल वैल्यू 11-20 रह गई, 11-20 और कॉस्ट आपकी 11 ही है, तो 20,000 का डिफरेंस रहेगा, फिर रिवर्स करना पड़ेगा आपको। 50 पे बनाया, 20 पे मेंटेन करना है, तो बाकी का रिवर्स कर देंगे। ये देखो एंट्रीज पास करा रखी है। अगर P&L मॉडल है तो आपका डेफर्ड टैक्स भी P&L में जाएगा, और अगर OCI मॉडल है तो फिर आपका डेफर्ड टैक्स भी OCI में जाएगा। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 11 पे आ गए थे हम। कॉन्सेप्ट नंबर 11 में आपको इश्यू एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट, डेट इंस्ट्रूमेंट की बताई थी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या फिर कोई आपका कमीशन वगैरह हो। ये क्या था, इनकम टैक्स में इसको 5 साल में अमोर्टाइज करते हैं, 5 ईयर्स में लिखवाया होगा आपको 5 साल। हाँ ये रहा, अंडर टैक्स लॉज these expenses are written off over the period of 5 years, due to which there will be some tax base. अगर मैं शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में जाता हूं तो जितने भी आपके इश्यू एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट और इश्यू है, इसको बैलेंस शीट में नहीं रखा जाता, सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में इसकी कोई हेडिंग ही नहीं है, इसको तुरंत राइट ऑफ करते हैं। तो इसका अकाउंटिंग बेस हमेशा 0 होगा, लेकिन टैक्स बेस कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि 5 साल में अमोर्टाइज होता है। मान लो 10,000 रुपए के खर्चे हैं, अकाउंट बेस 0 0 0 0 0, क्योंकि पहले साल में राइट ऑफ हो गया। टैक्स बेस मान लो 10,000 के खर्चे हैं, 5 साल में अमोर्टाइज करने, 2 गया, 8 बच गया, फिर 6 बच गया, फिर 4 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 0। तो इसका टैक्स बेस आपको हमेशा मिलेगा। तो अगर किसी भी एसेट का टैक्स बेस हाई है तो आपको डीटीए बना देना चाहिए। तो हम इस पे हमेशा डीटीए बनाएंगे, और डीटीए बना के फिर अगले साल से बैलेंस कम होता जाएगा, रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पे डीटीए बना रहा हूं, मान लो 30% का टैक्स रेट है 2400, फिर मुझे मेंटेन करना है 1800, 600 रिवर्स हो गया, फिर मुझे मेंटेन करना है 1200, फिर 600 रिवर्स हो गया, फिर मुझे मेंटेन करना है 600, फिर लास्ट वाला रिवर्स हो गया।
तो पहला क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाता है। हमेशा डीटीए बनता है बेटे इसके ऊपर, ये देखो ना, डीटीए शुड बी क्रिएटेड ऑन सच डिफरेंस। एक्सपेंस था जी 20,000 का, और इनकम टैक्स में तो 5 साल में, अकाउंट्स में तो सेम ईयर में हो गया। तो इसका आंसर देखो आप, ये देखो डिफरेंस 0 0 0 0 0, ये तो अकाउंट्स में। टैक्स में 16 12 8 4 और 0, फिर 4800 बंद तो गया, बस फिर रिवर्स होना शुरू हो गया। फिर ये हम लेके आए कॉन्सेप्ट नंबर 12, एसेट्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वैसे ही पता है आपको, इनकम टैक्स में पहले साल में 100% डिडक्शन मिल जाएगी, अकाउंट्स में चलेंगे हम यूजफुल लाइफ के हिसाब से। तो टैक्स बेस आपका 0 है और अकाउंट बेस आपको मिलेगा, इस पे डीटीएल ही बनना है बेटे, क्योंकि इनकम टैक्स में पहले साल में इसको डिडक्ट कर दिया, इनकम टैक्स का बेस 0 हो गया। अगर किसी एसेट का टैक्स बेस 0 हो गया तो टैक्स बेस हमेशा लो ही रहेगा, डीटीएल ही बनना है इसके ऊपर, इस पे ज्यादा चर्चा वाली कोई बात ही नहीं है। सो डीटीएल विल बी कंप्यूटेड एंड रिवर्स्ड। हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे 20 लाख था, 100% डिडक्शन पहले साल में मिल गई, इसमें 4 साल की लाइफ है, तो 4 साल की लाइफ है, तो अगर आप टैक्स बेस की बात करेंगे तो 0 0 0 0, अकाउंट्स की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4, 5 लाख का डेप्रिसिएशन है, पहले साल 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। तो पहले साल जो 20% का रेट है, 3 लाख का डीटीएल बनेगा, फिर 2 लाख मेंटेन करना तो एक रिवर्स हो जाएगा, फिर 1 लाख मेंटेन करना तो एक और रिवर्स हो जाएगा, फिर एक और रिवर्स, तो 3 बनेगा, फिर एक एक करके रिवर्स हो जाएगा। देखो आंसर में चेक कराता हूं, टिप्स पे कैलकुलेशन हो जाती है जी, कुछ है ही नहीं। ये देखो 3 लाख बन गया, 1 लाख के रिवर्सल हो गया, डिफरेंस निकाल लिया, सिंपल टेक्निक है। फिर हम आगे थे इंडेक्सेशन पे, ये कॉन्सेप्ट नंबर 13 मैंने आपको कराया था, इंडेक्सेशन ऑफ एसेट्स पे। इनकम टैक्स सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कैपिटल गेन का चैप्टर भी सारे बच्चे पढ़ते हैं। सबको पता है कि जब आप कोई एसेट बेचेंगे तो उसकी जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो अलाउड है आपको। आपने कोई एसेट 20 साल पहले खरीदी थी तो इनकम टैक्स वाले 20 साल पहले वाली कॉस्ट नहीं लेते, क्योंकि कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो उस एसेट को इंडेक्स करके जो उसकी कॉस्ट आती है, फिर उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करके कैपिटल गेन निकलता है। तो अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, फिर उस पर टैक्स रेट लगेगा। तो ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है, इसकी वजह से कॉस्ट शूट हो जाती है, आपका पैसा बचता है, आपका टैक्स कम हो जाता है। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट लेते, मान लो मेरे बाप दादाओं ने कोई आज से 50 साल पहले लैंड खरीदी थी 1 रुपए में, आज वो लैंड है 5,000 करोड़ की, तो मैं तो टैक्स में मारा जाऊंगा। तो डिपार्टमेंट कहता है कंट्री में इन्फ्लेशन भी तो है, तो जो लैंड 50 साल पहले खरीदी थी उस पर इंडेक्सेशन करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट के बाद जो गेन आएगा उस पर टैक्स, मतलब इंडेक्सेशन की वजह से आपको टैक्स बचता है, उस पर डीटीए बनना चाहिए, टैक्स बचेगा आपको। ये मैंने क्लास में बताया था। लेकिन एक बात और बताई थी, अगर किसी एसेट को नियर फ्यूचर में बेचना है तो इंडेक्सेशन पे डीटीए बनाओ, इंडेक्स्ड कॉस्ट का और ओरिजिनल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल लो ना। मैंने कोई एसेट आज से 20 साल पहले 10,000 की खरीदी थी, इसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट आज 40,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा के टैक्स बचा लूंगा। तो इस पे टैक्स रेट जो मैं डीटीए बनाऊंगा वो तभी बनाऊंगा जब मेरी एसेट नियर फ्यूचर में बिकने वाली होगी। अगर मैंने किसी एसेट को नियर फ्यूचर में बेचना ही नहीं तो मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना नहीं, मैं डीटीए नहीं बनाऊंगा। तो इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, डिफरेंस आ जाएगा आपका अलाउड कॉस्ट या टैक्स सेविंग कॉस्ट आ जाएगी। उस पे जो डीटीए बनेगा वो तभी बनेगा जब किसी एसेट को नियर फ्यूचर में आपने बेचना है। पूरी कहानी सुनाई थी बेटे आपको। अच्छा, ये देखो नोट्स में लिखा हुआ है, स्क्रीन आपके पास है, नियर फ्यूचर में बेचना तभी आप उस पे अलाउड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 कराया आपको, स्टडी मैट का ही है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है भाई साहब। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए थे। ये क्या था? ये था CFS पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 14। ये क्या चीज है? सारे बच्चों को पता है कि एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी, इन तीनों के साथ हम CFS बनाते हैं। ठीक है, जब हम CFS बनाते हैं
तो एसोसिएट के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हम हिस्सा निकालते हैं, जॉइंट वेंचर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। जब हम इसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में हिस्सा निकाल के सीएफएस में लेके आते हैं तो सीएफएस में प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब सीएफएस में प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलनी चाहिए। मेरी बात समझे नहीं आप? एसोसिएट ने 1 लाख रुपए कमाए, आपने 20% हिस्सा निकाला, 20,000 रुपए आपने सीएफएस में लिख लिया। अब इस पे डीटीएल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि इसी प्रॉफिट में से एसोसिएट फ्यूचर में डिविडेंड बांटेगा, वो डिविडेंड आपकी इनकम में आके जुड़ेगा। भी प्रॉफिट एक इंडिकेशन है ना, अगर आपके एसोसिएट ने 1 लाख कमाए हैं तो 1 लाख बांट भी तो सकता है, और अगर बांटेगा तो आपको मिलेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। आज तो आप शेयर ही निकाल रहे हैं, तो शेयर निकालना क्या हिंट है कि आपकी एसोसिएट के पास प्रॉफिट है, वो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको टैक्स में फंसा सकता है। अरे फंसा क्या सकता है सर, जब आपको डिविडेंड इनकम मिलेगी, आपके इनकम में जुड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इनको सीएफएस बनाते वक्त इनके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आप हिस्सा निकालते हो, उस पर डीटीएल निकालना है आपने, क्योंकि ये कंपनीज कभी भी अपना कमाया हुआ प्रॉफिट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, एक्चुअल में आपको मिल सकता है, उस पर एक्चुअल में आपको टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन जब आप सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आप हिस्सा निकालेंगे तो उस पर आपको डीटीएल नहीं निकालना। अब यहां पे मच गया था कलेश कि सर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा निकाल के उस पर डिटेल बना रहे हो और ये कह रहे हो ये फ्यूचर में बांट सकते हैं, आपको मिलेगा, तो सब्सिडरी पे डिटेल क्यों नहीं बना रहे? सब्सिडरी पे तो बांट सकता है। तो इसके पीछे इन्होंने स्टडी मेड में लॉजिक दिया कि एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में आपका कंट्रोल नहीं होता, तो आप उनकी डिविडेंड पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो पूरे का पूरा कमाया हुआ प्रॉफिट बांटेंगे तो आपको पूरे का पूरा टैक्स लग जाएगा, लेकिन सब्सिडरी पेरेंट कंपनी के कंट्रोल में है, तो वो उसकी डिविडेंड पॉलिसी को कंट्रोल कर सकती है, वो टैक्स को मैनिपुलेट कर सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना आपने कमाया वो सारा ही बांट देंगे। तो सब्सिडरी के केस में डीटीएल की कोई जरूरत नहीं है। ये फंडा बताया था आपको बेटे मैंने, और इस पे क्वेश्चन भी कराया था। अच्छा, इफ अ होल्डिंग कंपनी कैलकुलेट्स शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी इट विल नॉट क्रिएट डीटीएल, क्योंकि ये कंट्रोल करता है उसकी डिविडेंड पॉलिसी को। यहाँ पे डीटीएल बनाना पड़ेगा, इट शुड क्रिएट डीटीएल, क्योंकि इन्वेस्टर कैन नॉट कंट्रोल द डिविडेंड पॉलिसी। ये पूरी कहानी सुना के क्वेश्चन नंबर 19 कराया था आपको। फिर 20वां कराया था आपको, फिर लेक्चर नंबर 7 आ गया था। लेक्चर नंबर 7 में तो मैंने डीटीए ऑन टेम्परेरी डिफरेंस बताया था। वो बच्चे शोर मचा रहे थे ना, प्रूडेंस वायलेट हो रहा है, प्रूडेंस वायलेट हो रहा है। आपने जिंदल सर टैक्स बेस लिया, अकाउंट्स का बेस माइनस किया, डिफरेंस निकाल के टैक्स रेट लगाया, डीटीए बना लिया। सर ये तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस बेकार हो रहा है, क्योंकि डीटीए की एंट्री पास होती है डीटीए टू डीटीआई और ये पी&एल में चला जाता है। सर आप एंटीसिपेटेड इनकम को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? तो ये उसका जवाब है, जब टैक्सेबल लॉस पे डीटीए बनाना है तो उसके लिए कन्विंसिंग एविडेंस आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी डिफरेंस पे डीटीए बनाना है तो आपके पास 3 में से एक रीजन होना चाहिए। पहला, या तो फ्यूचर में कोई टैक्सेबल इनकम हो, अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो। भाई सेट ऑफ करना चाहते हो ना आप डीटीए बना रहे हो, बना लो डीटीए, पर फ्यूचर में इस डीटीए को रिकवर करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तो या तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स होना चाहिए, या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर कोई डीटीएल होना चाहिए, तभी तो सेटअप होगा ये। और तीसरा, या कोई इनकम का प्रूफ दे दो कि आप फ्यूचर में पैसे कमाओगे और ये डीटीए आपके रिकवर हो जाएंगे। तो डीटीए को फ्यूचर में रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स की जरूरत होती है। टैक्सेबल लॉस को आप डीटीए में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब फ्यूचर में इनकम होगी, तभी तो सेटअप होगा। वही रूल यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी। टैक्सेबल इनकम बताओ है क्या, कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बताओ है क्या। मतलब अगर फ्यूचर में कोई करंट टैक्स है, कोई फ्यूचर में डीटीएल है जिसके अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर लोगे, तब बनाओ आप इसको। तो डीटीए बनाने से पहले कुछ रूल्स बना दिए थे इन्होंने, ये बताया था आपको मैंने, स्क्रीन पे लगा रखे हैं बेटे, आप देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 1 कराया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 50,000 का डीटीए बन रहा था, लेकिन फ्यूचर में इनकम थी 48,000। हमने बोला था 48 ही बनाओ,
जितना आप सेट ऑफ कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कराया था आपको स्टडी मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 12 कराया स्टडी मटेरियल का, टैक्सेबल लॉस का, सब स्टडी मैट का माल है सर। फिर हम रिकंसिलिएशन में आ गए थे। कॉन्सेप्ट नंबर 16 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये डिस्क्लोजर में आती है, नोट्स टू अकाउंट्स में। रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं? रिकंसिलिएशन किस चीज का? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, आपको मैंने बताया था या तो ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों में से एक स्टेटमेंट आपको डिस्क्लोजर में देनी पड़ेगी। दोनों अलाउड, दोनों जरूरी नहीं है, एक दे दो बस आप। पहली स्टेटमेंट क्या थी? पहली स्टेटमेंट ये थी कि अकाउंटिंग इनकम इनटू टैक्स रेट, ये आपका टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है जी। लेकिन जब हमने टैक्स एक्सपेंस चेक किया, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ये वाला टैक्स एक्सपेंस चेक किया, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब हो गया कलेश, क्यों? हमारा फॉर्मूला क्या था? अकाउंटिंग इनकम इनटू टैक्स रेट, ये हमारा टैक्स एक्सपेंस है। अगर हम इसमें से करंट टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा डेफर्ड टैक्स आना चाहिए। पर जब हमने मैच किया तो अकाउंटिंग इनकम हमारी 1 लाख की है, इस पे 30% का टैक्स लगाया हमने, तो ये 30,000 आ गया। लेकिन जब हमने डेफर्ड टैक्स चेक किया तो ये 28,000 आ रहा है। इसका डिफरेंस बताओ, ये डिफरेंस 2,000 रुपए का कैसे आ गया? आपका टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे मैच क्यों नहीं हो रहा? भाई जब आपने करंट टैक्स ले लिया, डेफर्ड टैक्स ले लिया, तो आपका टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे मैच होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? तो उसका डिफरेंस बताना होता है। उसका डिफरेंस होता है परमानेंट डिसअलाउड आइटम्स। हमने चेक किया डोनेशंस, P&L में डोनेशन डाल रखे हैं, इनकम टैक्स कहता है प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेशन दोगे तो परमानेंटली डिसअलाउड है। तो अगर बीच में कोई परमानेंट डिफरेंस आ जाए, परमानेंट का मतलब डेड डिफरेंस, हो ही नहीं सकता, तो उसकी वजह से फिर ये इक्वेशन मिसमैच हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, परमानेंट डिफरेंसेस पे टैक्स निकाल के टैक्स मैच करके देना है। ये देखो ना, आपको स्टेटमेंट 1 चेक कराता हूं। ये हमारा टैक्स एक्सपेंस बनता है अकाउंटिंग इनकम पे, हमने इसमें प्लस माइनस किया परमानेंट डिफरेंसेस पे जो डिसअलाउड आइटम है। तो अगर मैं परमानेंट डिफरेंसेस को हटा देता हूं फिर ये मैच हो जाएगा। इसका मतलब मैंने इंटरप्रिटेशन बताई थी कि अगर अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में सारे के सारे डिफरेंसेस आपके टेम्परेरी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, रिवर्सिबल डिफरेंस है, तो टैक्स हमेशा मैच होगा। बीच में अगर कोई परमानेंट डिफरेंस फंसेगा तो वो आपको रिकंसाइल करके देना पड़ेगा। तो और जो दूसरी स्टेटमेंट थी ये टैक्स रेट के फॉर्म में थी, ये टैक्स रेट के फॉर्म में थी। कैसे? आपने टैक्स एक्सपेंस लिया, कौन सा? इंड AS 12 वाला, इसमें करंट टैक्स भी है, इसमें डेफर्ड टैक्स भी है, इसको डिवाइड किया अकाउंटिंग इनकम से, तो ये आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा। अगर मैं करंट टैक्स भी ले लूंगा, डेफर्ड टैक्स भी ले लूंगा, तो इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा ही। तो इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल के इसमें प्लस माइनस करो, परमानेंट आइटम्स जो डिसअलाउड है या अलाउड है, परमानेंट डिफरेंसेस वाले, वो प्लस माइनस कर लो, तो आपका एक्चुअल टैक्स रेट मैच हो जाएगा। नहीं समझे? ये देखो ना स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट इनकम के फॉर्म में बना के दो या रेट के फॉर्म में बना के दो। पहले आप इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो, टैक्स एक्सपेंस लेना है 12 वाला, इनकम लेनी है अकाउंटिंग, इस इफेक्टिव टैक्स रेट को यहां ले आओ। अब जो डिसअलाउड आइटम है उसका रेट प्लस माइनस कर लो, एक्चुअल टैक्स रेट आपका टैली हो जाएगा। तो या तो रेट को टैली कर दो डिसअलाउड आइटम से, या फिर अमाउंट। लोग अमाउंट को प्रेफर करते हैं, इसको कम प्रेफर करते हैं। मान लो ये 33% आ गया, रेट आपका 30% है एक्चुअल में, तो रेट अगर आपका 30% है तो फिर 33 कैसे हो रहा है ये? तो 3% कोई ना कोई डिसअलाउड आइटम होंगे, तो चेक करो कोई ना कोई 3,000 रुपए की अमाउंट आपको डिसअलाउड मिलेगी। अच्छा,
देखो ना क्वेश्चन कराया हुआ है इस पे, स्टडी मैट की क्वेश्चन है ये सब। ये देखो पहले हमने 33,000 रुपए से 33% निकाल लिया, फिर पता लगा जी एक्चुअल तो 30 है, इफेक्टिव 33 है, तो 3% का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि डिसअलाउड आइटम की वजह से हो रहा है ये आप चेक कर लेना बेटे, स्क्रीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन लगा रखा है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 26 क्लास बुक से कराया हुआ है। फिर 27 कराया, 16 कराया। अच्छा ये भी रिकंसिलेशन का, ये भी रिकंसिलेशन का। रिकंसिलेशन पे एक नहीं कई क्वेश्चन करा रखे हैं। फिर चलते 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 रिकंसिलेशन हो गया, रिकंसिलेशन हो गया। फिर लेक्चर नंबर 8 आ गया, फिर रिकंसिलेशन। अच्छा रिकंसिलेशन ही चल रहा है अभी तक। लेक्चर नंबर 8 हो गया, फिर 18 हो गया। 18 में मुझे एक बात बतानी है, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 बी, बहुत बढ़िया पॉइंट था इसमें। एक क्या पॉइंट था? जब आप सीएफएस बनाते हैं तो आप स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते हैं, किस चीज के लिए? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक्स में। होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम हो ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम हो, जितना भी स्टॉक हमारे पास सीएफएस में वापस आ रहा है हम उस पर स्टॉक रिजर्व बनाते हैं। अगर ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है तो होल्डिंग ने कमाया, सारा होल्डिंग एलिमिनेट करा देता है। अपस्ट्रीम है तो होल्डिंग एनसीआई दोनों में से काट लेते हैं, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट स्टॉक में से चला जाता है। तो हम क्या करते हैं? स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक रिजर्व माइनस करते हैं, नेट अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये आपका अकाउंट्स का बेस है। लेकिन जब आप टैक्स बेस की बात करोगे तो इनकम टैक्स में इस तरह का कोई कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। अगर होल्डिंग ने 10 का माल 12 में बेचा है तो सब्सिडरी के लिए 12 ही कॉस्ट है, तो उसके लिए टैक्स बेस 12 ही रहेगा। पर अकाउंट्स में आपने क्या किया? 2,000 रुपए काट दिए स्टॉक रिजर्व के नाम से और बाकी का स्टॉक 12 को 10 पे ले आए। तो पक्की बात है टैक्स बेस हाई होगा स्टॉक का, अकाउंट बेस लो होगा। और जब टैक्स बेस हाई होगा तो डीटीए बनाना चाहिए आपको। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई भी एग्जांपल आ जाए सीएफएस का, तो सीएफएस में आपने स्टॉक्स के ऊपर या बाकी एसेट्स के ऊपर डीटीए बनाना ही बनाना है, क्योंकि टैक्स बेस हाई रहता है और अकाउंट का बेस लो हो जाता है ड्यू टू एलिमिनेशन। पूरी कहानी बताई थी बेटे आपको। ये क्वेश्चन नंबर 18 का बी पॉइंट था, बहुत जबरदस्त पॉइंट था ये, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, ये देखो ना डीटीए बनाया था, 48,000 का स्टॉक था, 9600 का एलिमिनेशन हो गया, ये रह गया सीएफएस में एलिमिनेशन के बाद, लेकिन टैक्स बेस तो 48 का ही रहेगा, तो डीटीए बनाना पड़ा था फिर आपको। अच्छा फिर हम चलते 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 आगे बढ़ते गए। स्टडी मैट का टेस्ट योर नॉलेज का 21वां क्वेश्चन कराया आपको। बढ़ते गए हम आगे। क्वेश्चन नंबर 23, चेंज इन टैक्स रेट स्टडी मटेरियल। फिर हम आगे थे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में। ये क्या चीज थी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटे। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? मेरे पास कोई एसेट है 10,000 रुपए की, मैंने इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व जोड़ा 10,000 रुपए का, इसको 20,000 रुपए में रीवैल्यू कर लिया, रीवैल्यूड। लेकिन टैक्स बेस तो 10 ही रहेगा। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो डिटेल बनना है। जब आप अपनी बुक्स में इंडेस 16 लगा के रीवैल्यूएशन मॉडल में जाएंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ा लेंगे, टैक्स बेस उसका लो है लेकिन अकाउंट बेस हाई है, तो ये जो डिफरेंस आएगा 10,000 रुपए का, इस पे टैक्स रेट लगा के आपको डीटीएल बनाना है। बस इसमें एक पंगा था। क्या पंगा था? कि ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है ये ओसीआई है आपका, तो इसका जो डेफर टैक्स है वो भी ओसीआई से बनेगा। तो मैंने आपको एंट्रीज पास कराई थी, पहली एंट्री पास करेंगे पीपी अकाउंट डेबिट टू आरआर 10,000 रुपए, मान लेते हैं टैक्स का रेट 30% है तो 3,000 रुपए का डीटीएल बनेगा। फिर दूसरी एंट्री बनेगी डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डीटीएल 3,000 रुपए, और नेक्स्ट एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,000 टू डेफर टैक्स एक्सपेंस 3,000। ओसीआई मतलब पीएनएल को डेबिट नहीं किया आपने, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट किया। अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 क्रेडिट है तो 3,000 उसका डेफर टैक्स है, 7,000 ही बचेंगे उसमें। अच्छा ये पूरी कहानी आपको सुनाई थी बेटे।
पीपी अकाउंट डेबिट टू आरआर, डेफर टैक्स टू डीटीएल, पूरी कहानी सुना रखी है बेटे। और अगर फ्यूचर में रिवर्सल होगा तो भी इसी तरह से होगा। आज हम आरआर टू डेफर टैक्स एक्सपेंस कर रहे हैं, जब रिवर्सल का टाइम आएगा तो रिवर्सल भी आरआर में होगा। आज आरआर डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल कराया हुआ बेटे, आप देख लेना। ये देखो एग्जाम्पल कराया हुआ, आप देख लेना मैं एग्जाम्पल में क्या कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 कराया, 15वां कराया शेयर बेस्ड पेमेंट का। और एक मजे की बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 15 ईसॉप्स का मैंने आपको स्टडी मैट से करा दिया। ये आंसर भी मेरा स्टडी मैट का है, लेकिन ये गलत है। मैंने तो क्लास में स्टडी मैट मैच कर दिया, मुझे पता है मैंने स्टडी मैट के हिसाब से कराया आपको, मेरा और स्टडी मैट का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इसका आंसर गलत है। अगर मैं इस कंपनी का ऑडिटर होता मैं बैंड बजा देता इस कंपनी की। बोर्ड ऑफ स्टडीज वालों को मैंने मेल लिख रखी है इसके ऊपर कि भाई ठीक कर लो यार, क्यों गालियां खाते हो। 6 अच्छा जी, फिर 29 मैट क्रेडिट, अच्छा जी 30 डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस बेटे आप पढ़ लेना, मैंने स्क्रीन पे लगा रखे हैं। AS22 आपने इंटर में पढ़ा था, ये आपने फाइनल में पढ़ा है। डिफरेंसेस आपको पता ही होने चाहिए। AS22 में आप चलते हो इनकम अप्रोच से, P&L के खर्चे और टैक्सेबल वाले खर्चे देखते हो आप, वहां पे चलते P&L अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक एक एक्सपेंस एक एक इनकम को कंपेयर करके डेफर टैक्स निकालते हो। इंड AS 12 की अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को कंपेयर करके सीधा निकाल देते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट अप्रोच है, यहाँ पे आपकी इनकम अप्रोच है। एक डिफरेंस तो ये था। फिर इंड AS 12 टेम्परेरी डिफरेंस की बात करता है, परमानेंट डिफरेंस की बात सिर्फ रिकंसिलेशन में करता है। AS 22 शुरुआत में बोल देता है टाइमिंग डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस, तो आपको टाइमिंग डिफरेंस कंसीडर करने हैं, परमानेंट इग्नोर करने हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहाँ तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट निकाल के डिफरेंस निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे OCI वाली बात करता है, यहाँ पे OCI का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर कोई डेफर टैक्स OCI से बनेगा तो OCI से रूट होगा। तो आपको एक है, इंटर पढ़ के आए, कौन सा OCI पढ़ा था आपने, नो डिस्कशन ऑन OCI। फिर तीसरा डिफरेंस बताया आपको मैंने कि रीवैल्यूएशन पे डेफर टैक्स निकलता है, एक स्पेसिफिक बात की है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमको स्पेशली पढ़ाया गया है। यहाँ पे ये साइलेंट है, क्यों? इनकम अप्रोच में रीवैल्यूएशन P&L के थ्रू जाता ही नहीं। जब आपका रीवैल्यूएशन P&L में जाता नहीं तो P&L में आपको मिलेगा ही नहीं, तो कंपैरिजन कहां से होगा? ये तो इनकम अप्रोच में रहते हैं, रीवैल्यूएशन इनकम अप्रोच से बाहर है। लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच में रीवैल्यूएशन आ जाता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है इससे। तीसरा डिफरेंस आपको बताया था कि सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इनसे जो प्रॉफिट में शेयर आता है उसके ऊपर डेफर टैक्स के ऊपर डिस्कशन है, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। AS 22 तो बेसिक था बेटे, इंड AS 12 बहुत एडवांस है। यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे डेफर टैक्स निकालने की बात की गई है CFS में 18वें का B, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। इंड AS 12 टैक्स हॉलिडे पीरियड की बात नहीं करता, 80IA, 80IB, 10A, 10B पर यह बात करता है। क्यों? क्योंकि 10A, 10B, 80IA, 80IB प्रॉफिट एंड लॉस पे लगता है। टैक्स हॉलिडे पीरियड 10 साल से टैक्स की छुट्टी, पर इंड AS 12 में टैक्स हॉलिडे पीरियड पे कोई डिस्कशन नहीं है, वो इंटर में करते थे हम। मैट क्रेडिट पे साइलेंट है, ये बोलता है टैक्स रेट चेंज होंगे तो क्या करना है, ये बोलता है। ये कंपैरिजन कर लेना बेटे, स्क्रीन के ऊपर लगे हुए, मैं स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं, देख लो आप, पिक्चर खींच के पढ़ लेना। ये लो, ये लो, ये पहला डिफरेंस है, मैं सारे डिफरेंस लगा देता हूं। और ये दूसरा डिफरेंस है, तीसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये सब देख लेना बेटे, डिफरेंसेस है, याद करने वाले हैं सब।
ये आप देख लेना जी। एक तो 115 इंडेस 115 AS 7 AS 9 का डिफरेंस, 12 और 22 का डिफरेंस, इंडेस 116 और AS 19 का डिफरेंस। 3-4 डिफरेंस आपके सिलेबस में है, याद करने के लिए कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है सर। ये बेटे इंडेस 12 का रिवीजन था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, धन्यवाद, लव यू ऑल, बेस्ट विशेष। मेरी किसी बात को पर्सनली लेके बुरा नहीं मानना, अगर मेरी कहीं भी किसी बात का बुरा लगे तो मैं तो सर आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो आपके फायदे के लिए बोलता रहता हूँ बेटे, है ना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।